हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएसटी 23 का केमिस्ट्री पार्ट। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ बोथ वाटर एंड एथेनॉल देन। तो क्या बोल रहे हैं, वाटर है, एथेनॉल है, उनका एक मिक्सचर है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, क्या होता है बात करेंगे। लेकिन बोल रहे हैं कि भाई उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर और एथेनॉल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। भाई वाटर का आपका 100 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल का आपका 78 पॉइंट समथिंग होता है, तो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है आपके इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर उन्हीं को बोलते हैं बच्चों, किनको, जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। मतलब आप जब उस मिक्सचर को बॉईल करोगे तो वो एक फिक्स टेंपरेचर पे बॉईल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए अगर नॉर्मल वाटर है, केवल वाटर है, जैसे वो 100 पे होता है, तो ये भी एक फिक्स टेंपरेचर पे बॉईल होगा। फिर जो वेपर्स बनी, अगर आप उन वेपर को कंडेंस करोगे और दोबारा उन वेपर्स को फिर जो कंडेंस के बाद करने के बाद जो दोबारा लिक्विड बना उसको बॉईल करोगे तो वो फिर से उसी टेंपरेचर पे बॉईल होगा जिस पे पहला वाला आपका जो सॉल्यूशन बॉईल हुआ था। दूसरी बात, तो एक तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, प्लस आपका क्या होता है कि आपकी जो कंपोजिशन पहले सॉल्यूशन में थी वही कंपोजिशन बच्चों आपकी वेपर फेज में भी जाएगी। तो जब उसको आप कंडेंस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है वही कंपोजिशन रहेगी, और कंपोजिशन अगर सेम है तो दोबारा क्या है उसी टेंपरेचर पे बॉईल होगा। आई होप इतनी बात आपको क्या है क्लियर है। अभी समझते हैं कि ये बात कर रहे हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट अपना क्या है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। देखिए अगर मान लीजिए आपने क्या है यार, दो लिक्विड लिए, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। ठीक है, अब यहां पे जो दिया उसी की बात कर लेते हैं। लिक्विड ए आपका वाटर है, ठीक है, लिक्विड बी आपका क्या है बच्चों, इथेनॉल है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें भी अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, है ना। इसमें इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कंपेयर्ड टू अपना क्या है, अल्कोहल, है ना। तो वाटर में क्या है आपके अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो हमें ये पता है कि यार इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि अगर अकेला ए होता तो इसके बीच में जो भी, इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरेक्शंस थे, ठीक है, ये वाटर के हैं और ये आपके क्या है बच्चों, ये इस एथेनॉल के हैं, इसके बीच में जो भी इंटरेक्शंस थे अलग अलग में जो भी थे, अगर मिलाने के बाद इंटरेक्शंस बच्चों क्या हो रहे हैं, अगर आपके इंटरेक्शंस कम हो रहे हैं, मतलब अगर इसके बीच में भाई जो भी इंटरेक्शंस थे, है ना, पहले स्ट्रॉन्ग थे, दोनों को मिलाया तब क्या कम हो गए। अगर कम हो गए तो बच्चों क्या हो गया, अब आपका जो सॉल्यूशन है वो वेपर फेज में उतना क्या है, वेपर फेज में ज्यादा जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शंस क्या है, वीक पड़ गए हैं। पहले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, जाने नहीं देते वेपर फेज में, अब इंटरेक्शंस कम हो गए, वेपर फेज में ज्यादा जाएगा। वेपर फेज में ज्यादा जाएगा तो जो आपको वेपर प्रेशर मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिलेगा। वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो बच्चों कम टेंपरेचर पे बॉईल कर जाएगा, तो उसका बॉइलिंग टेंपरेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस थे, अगर मिलाने के बाद इंटरेक्शंस बढ़ गए, अगर इंटरेक्शंस बढ़ गए तो बच्चों क्या होगा, अब वेपर फेज में उतना नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो आपको एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके जितना वेपर प्रेशर करने के लिए आपको बच्चों ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग टेंपरेचर आपका बढ़ चुका होगा। ठीक है, ये तो हमने बात की भाई कैसे जो है आपका, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या कम जो है ना आइडियल से डेविएट कर सकता है। बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं कि जब आप मिक्स करते हो ए और बी को, ठीक है, तो मान लीजिए भाई ये आपका क्या है, ये आपका H2O है, ये आपका यहाँ पे इथेनॉल है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या है, इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाटर का मोल फ्रैक्शन बच्चों 1 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे केवल इथेनॉल है, फिर धीरे धीरे वाटर मिला यहाँ पे केवल वाटर है। वाटर में हमें पता है कि भाई अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉल है, मतलब इथेनॉल का कुछ ऐसे जा रहा होगा, इथेनॉल की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे केवल इथेनॉल का डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल है ही नहीं तो उसका यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। वाटर का कुछ ऐसे जा रहा होगा, है ना, और वाटर का जो होगा वो इथेनॉल वाले से कम होगा, और टोटल मिला के आपका ऐसे होना चाहिए था। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो किसी भी कंपोजिशन पे बच्चों किसको फॉलो करना चाहिए था, आपका टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर, इस वाली लाइन को। लेकिन अगर ये पॉजिटिव डेविएट कर रहा है तो आपका वेपर प्रेशर कैसा होगा, कुछ ऐसा। अगर नेगेटिव डेविएट कर रहा है तो कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, क्योंकि रोल्स में क्या कहता है कि आपका पी टोटल जो होगा वो होगा XA इंटू पी नोट ए प्लस XB इंटू पी नोट बी। ठीक है, अगर आपका जो आपने कैलकुलेट किया वो इससे क्या है बच्चों, ज्यादा आया, मतलब आप क्या है पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हो, कम आया तो आप नेगेटिवली डेविएट कर रहे हो। अगर पॉजिटिव आया, अगर ये क्या है आपका वेपर प्रेशर इस पीटी से ज्यादा आया, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आया मतलब क्या है बच्चों,
प्रेशर आपका ज्यादा मिल रहा है, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे हो गए, कम हो गए, तभी तो ज्यादा एस्केप कर पा रहे हैं। और अगर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एथेनॉल इज लेस देन। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, कम हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट कब होगा बच्चों, जब आपका जो वेपर प्रेशर मिल रहा है वो ज्यादा हुआ होगा। और वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ है मतलब उनके बीच में जो इंटरेक्शन है बच्चों कैसा हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो इंटरेक्शन कम हुए तो वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब रोल्स लॉ से कैसे डेविएट कर रहा है बच्चों, ये पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है, जो पीटी मिलना चाहिए था उससे ज्यादा पीटी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है, आपको 3 इक्वेशंस दी गई हैं भाई। एक है रिएक्शन आपकी हो रही है S + O2, ये जा रहा है SO2 में। इस रिएक्शन की जो डेल्टा H है वो है -298.2 किलो जूल पर मोल। दूसरी है बच्चों आपकी SO2 + ½ O2 और ये जा रही है SO3 में। ठीक है, इस रिएक्शन की जो डेल्टा H है वो है -98.7 किलो जूल पर मोल। अब फटाफट लिख लेते हैं। तीसरी है SO3 + H2O और ये बना रही है H2SO4, इसकी डेल्टा H है -130.2 और जो फाइनल है वो है बच्चों आपकी H2 + ½ O2 और ये जा रही है H2O में और इसकी डेल्टा H जो है -287.3 किलो जूल पर मोल। यूनिट सबकी सेम है। हमें क्या बताना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। हमें बताना है भाई H2SO4 को बनाने में जो है ना उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं कब, जब आपका 1 मोल H2SO4 बन रहा हो किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। ठीक है, तो मतलब हमें H2SO4 बनाना है, किससे बनाओ आप, मतलब आप अगर ऐसी रिएक्शन ले आओ क्या, H2 + S प्लस आपका क्या बच्चों SO4 है, मतलब 2O2, दिस इज गोइंग टू H2SO4। ठीक है भाई, सारे क्या है अपना H2 है ना, H2 गैसियस, O2 गैसियस और आपका सल्फर, ये तीनों अपने स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हो तो वहां से H2SO4 जो आपको मिलेगा बच्चों है ना, उसी रिएक्शन की एंथैल्पी क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हम कह सकते हैं। तीनों को अगर आप अब देखिए तो हमें H2SO4 क्या चाहिए बच्चों, राइट हैंड साइड में चाहिए, H2 हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, मतलब ये रिएक्शन हम ऐसे ही जोड़ेंगे ये दोनों। ठीक है, सिंपली जोड़ देंगे इन दोनों को। हमें O2 चाहिए, एक O2 ये रहा, ½ O2 तो ये 2O2 बन जाएगा। मतलब आप चारों रिएक्शंस को सिंपली जोड़ दीजिए। अगर आप चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, SO2 से SO2 कटेगा, SO3 से SO3 जाएगा बच्चों, H2O से H2O जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा क्या, H2 + सल्फर + 2O2 गोइंग टू H2SO4 और इस रिएक्शन की जो डेल्टा H होगी वो होगी सम ऑफ दिस एंड दिस। तो बेसिकली आपका माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर में आपका हो जाएगा 298.2 + 98.7 + 130.2 + 287.3 किलो जूल पर मोल। और इसको आप जोड़ोगे तो आपके पास बच्चा हो जाएगा क्या, -814.4 किलो जूल। ठीक है, एंथैल्पी फॉर्मेशन हम 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं तो इसलिए हमने वहां पे पर मोल जैसा कुछ नहीं लगाया है। ठीक है बच्चों, तो इतनी क्या हो जाएगी आपकी एंथैल्पी फॉर्मेशन हो जाएगी और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, डिसॉल्विंग मेटालिक जिंक इन एक्सेस ऑफ NaOH क्या बनेगा। भाई जब हम जिंक को है ना, मेटालिक जिंक को NaOH में मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई, अगर आपको याद हो तो बच्चों, तो आपको सर ने बिल्कुल पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, 48 की बात कर रहे हैं हम, कह रहे हैं जिंक + NaOH। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहां से जिंक अपना 0 में है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होता है और अब ये ऑक्सीडाइज अगर होगा जिंक तो ये किसको रिड्यूस करेगा, Na को तो कर नहीं सकता है ना, Na+ को तो रिड्यूस कर नहीं सकता क्योंकि Na जो है बच्चों आपका रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से ऊपर है। तो ये किसको करता है बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन को करता है। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ +1 में है, वो जाएगा 0 में, तो आपको एक तो H2 गैस मिलती है, प्लस बच्चों आपका क्या बनता है यहाँ पे, आपका बनता है यहाँ पे Na2ZnO2। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे अपना जिंक जो था वो गया 2+ में। ठीक है, जिंक 2+ में गया और यहाँ पे जो आपके 2 H+ जो थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो चला गया 2 है ना H2 में, और बच गया क्या आपका यहाँ पे है ना, तो आपके बेसिकली Zn2+ है आपके पास, और क्या है आपके पास ONa, और इस पे क्या है -1, तो इसके क्या है 2 लेने पड़ेंगे चार्ज बैलेंस के लिए। तो यहां से क्या हो गया आपके पास, Na के 2 आ गए प्लस जिंक के 1 आ गया, ऑक्सीजन के 2 आ गए, यही तो लिखा है यहाँ पे, प्लस आपके H2 गैस। ठीक है बच्चों, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट भी इसको बोलते हैं।
और ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये भी काफी आसान था। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द बिलो कंपाउंड। आपको कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड का क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो बोल रहा है भाई आपको कौन कौन से अमीनो एसिड्स वहां पे बच्चों मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, जो अमाइड वाला लिंकेज है, अगर आप उस अमाइड वाले को तोड़ोगे और आप वहां से अमीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, तो आपको पता लगेगा जो दो पार्ट्स आपको मिल रहे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो obvious सी बात है वो अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब हाँ भाई ये हो सकता था कि उसके हाइड्रोलिसिस से हो सकता है आपको जो मिल रहा हो वो अमीनो एसिड ही ना हो, है ना, तो उतना आपको पता। बेसिक बेसिक पूछा, ग्लाइसिन और एलेनिन, ये काफी बेसिक है बच्चों, आपको पता होते हैं जनरली, है ना, आप तो बायो वाले हो, आपको बिल्कुल पता होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, आपके पास कंपाउंड कौन सा है? NH2 CH CH3 CO NH CH2 COOH। इसका हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो आपका ये अमाइड वाला ये टूट जाएगा, अमाइड वाला टूटेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे OH लग जाएगा, तो NH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे H लग जाएगा, है ना भाई, H2O का आपका क्या बच्चों, OH इधर जाएगा, H इधर जाएगा। ठीक है, तो आपका इधर मिलेगा NH2 CH2 C डबल OH। ठीक है, तो आपको बच्चों ग्लाइसिन भी मिल रहा है, एलेनिन भी मिल रहा है। ये आपका एलेनिन है और बच्चों ये आपका ग्लाइसिन है, जो ओनली अमीनो एसिड है, जो बच्चों जिसमें क्या है ना, जो कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन है, तो चारों ग्रुप अलग नहीं है, तो ये आपका एक कायरल है। तो क्या बच्चों आपको ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों मिल रहे हैं, मतलब बोथ 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि भाई एक लिक्विड है, ठीक है, वो फ्रीज कर रहा है 300 केल्विन पे, बॉईल कर रहा है 400 पे, और Kf एंड Kb की वैल्यूज दे दी है। पूछा गया है रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन? वैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करने के लिए कि मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, उसको आप लिक्विड बना रहे हो, तो एक मोल को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो क्या है बच्चों, आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और लिक्विड से गैसेस बनाने के लिए एक मोल को जो हीट देनी पड़ेगी वो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या दिया गया है कि T0F जो है वो है उस लिक्विड का 300 के, बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो है 400 के, ठीक है, Kf जो है उस लिक्विड का वो दिया गया है 5, Kb जो है वो है बच्चों कितना 2.5, ठीक है, यूनिट्स दी गई हैं, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो जो हम निकालते हैं कौन सा, अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो आता है ना, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां पे हम Kf और Kb को यूज करते हैं बच्चों। और Kf का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अगर नहीं है तो उसके बिना नहीं कर पाओगे। Kf बच्चों आपका होता है क्या, R T0F का स्क्वायर बाई 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और Kb आपका बच्चों होता है R T0B का स्क्वायर बाई 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्मूलाज भी हैं जहां पे आप फ्यूजन को रिप्लेस करते हो किससे, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन बाई मोलर मास, एक मोल का मास। ठीक है, तो उससे भी आप करते हो, सेम ही चीज है ना, हमें उतना काम नहीं है क्योंकि अपने को लेटेंट हीट ऑफ निकालनी, तो हमने लेटेंट हीट वाले टर्म्स में क्या बच्चों फॉर्मूला को रख लिया है और आप निकाल देंगे। भाई क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे Kf की वैल्यू 5 है, Kb की वैल्यू 2.5 है, इसको डिवाइड करोगे ये आएगा 2 इक्वल्स R कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऊपर जाएगा, वेपराइजेशन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू यहां पे आपका रहेगा बच्चों T0F का स्क्वायर बाय T0B का स्क्वायर। ठीक है, आपको सब कुछ दिया गया है, निकालना क्या था अपने को निकालना है वेपराइजेशन टू फ्यूजन, मतलब यही निकालना है। तो अब वो हो गया आपका 2 इंटू T0B बाई T0F, इसका पूरे का स्क्वायर, T0B बाई F दिया हुआ है कितना 4/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, तो ये हो गया बच्चों आपका 32:9। ठीक है बच्चों, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो बच्चों ये भी काफी आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्या पूछा गया है आपको, ये बेसिकली सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, आसान ही है, टफर साइड में नहीं है।
ये पेपर अगर हम देखें, ये पेपर अगर हम पिछले पेपर से कंपेयर करें तो ये क्या है, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है, अच्छा पेपर हो जिसको हम कहेंगे। तो अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया है तो बिल्कुल आप गर्व फील कर सकते हो अपने आप पे, ठीक है। चलिए, तो आपके पास क्या है, आपको ये दिया गया है C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे बच्चों आपके पास क्या है, पोजीशन पे मिथाइल है। पहले आपने क्या किया, इसमें H प्लस H2O और Hg2 प्लस कुछ A बना, फिर आपने क्या किया HI और रेड फास्फोरस, अगर याद हो ये क्या करता है, ठीक है, B बना, फिर आपने क्या किया बच्चों NBS और आपके पास C बना, और हमें मेजर प्रोडक्ट यहां पे बनाना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए आपको जो दिया गया है पहले क्या है, कैटालिटिक हाइड्रेशन है, ठीक है। तो कैटालिटिक हाइड्रेशन क्या होगा, आपका जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, आपका जो ये अल्काइन है इसके अक्रॉस पहले ये आपका Hg वाला लग गया, ठीक है, फिर आपका वाटर अटैक मारेगा, कहां पे अटैक मारेगा, जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, किस पे, यहां पे होगा, क्योंकि वो अंदर कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ठीक है, और 2 डिग्री भी है, तो क्या होगा, फिर आपका भाई जो आपका H2O है, हमने कहा भाई आपका H2O जो यहां अटैक मारेगा, ये रिंग आपके इधर खुलेगी, तो आपको यहां से जो मिलेगा, और फिर आप है ना, फिर आप वहां पे क्या करवा दिए बच्चों, आप वहां पे हाइड्रोलिसिस करवाओगे बेसिकली, तो आपको फाइनली मिल जाएगा, यहाँ पे आपका OH आया है और यहाँ पे आपका CH2 आ गया है और बच्चों CH3, ठीक है, ये आपका इनोल बना है, इसकी कीटो फॉर्म बना दीजिए, टोटोमराइज करवाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और आपको मिल जाएगा CH3, ठीक है भाई ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये H आपका इधर आएगा ना, ये तो सबको आता है, आपका बन गया ये। अब क्या करवाया है, HI विद रेड फास्फोरस, भाई ये क्या करता है, ऑक्सीजन का दुश्मन है, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, है ना, सबको क्या करता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक हो आपका, इन सबको ये अल्केन में कन्वर्ट करेगा। तो आप ये तो अपना A हो गया, A से जब हम B में जाएंगे तो इसको वो अल्केन में कन्वर्ट करेगा, अल्केन में कन्वर्ट करेगा मतलब यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल बचेगा। NBS कराओगे बच्चों, NBS क्या है आपका, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये बच्चों क्या करेगा, अलाइलिक, या फिर ये क्या है, बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। अब आप कहोगे सर ये और ये दोनों ही क्या है बच्चों, बेंजाइलिक पोजीशन है, बिल्कुल है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मेजर कौन सा होगा, मेजर वो होगा जहां पे आपका फ्री रेडिकल बच्चों ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है। कहां पे होगा भाई, ये वाला अगर आप देखो बच्चों 2 डिग्री है, ये वाला आपका 1 डिग्री है, रेजोनेंस में तो दोनों ही जाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो मिलेगा B से C की जब आप बात करोगे तो बच्चों 2 डिग्री वाले पे ब्रोमिनेशन होगा, वो ज्यादा स्टेबल है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा Br, और ये आप पाओगे ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आपको कुछ 7 रिएक्शंस पूछी गई हैं और बोला गया है भाई कौन कौन सी में क्या है, रिडॉक्स है ना भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपको 7 रिएक्शन दे दी गई हैं, तो ये तो हमें भाई एक करनी पड़ेगी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक मतलब रिएक्शंस में लॉजिक है, सॉल्व तो सारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 52, पहली वाली देखिए बच्चों, ए में क्या है, आपके पास है Fe2SO4 थ्राइस, और इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास फेरिक सल्फेट है, ठीक है, Fe अपना यहाँ पे बच्चों किसमें है, +3 में है, ठीक है, इसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, आपका +3 वाला ही अपने को ऑक्साइड मिल जाता है, तो Fe2O3, ठीक है। अब 3 चले गए हैं, Fe2O3 चला गया बच्चों आपका, प्लस आपको क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे SO3, है ना भाई। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आपके पास, आपके पास बच्चों यहाँ पे 12 हैं, 3 गए 9 बचे, तो आप यहाँ पे 3SO3 बना दोगे, तो बच्चों ये तो क्या हो गया आपका, हमें पहले वाले में क्या मिलेगा। अब यहां से यहां अगर आप देखो, पहले सबके प्रोडक्ट ले लेते हैं ताकि फिर हम बाद में रिडॉक्स एक साथ देख लेंगे यार। बी देखिए, बी में क्या है, बी में है बच्चों आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, इसको हीट किया, इसको हीट करोगे बच्चों आप एक बात समझिए, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका जो है ना भाई NH4+ है, नाइट्रोजन आपका जो है बच्चों -3 में है, क्रोमियम जो है +6 में है, तो इसके पास ऑक्सीडाइज करने वाला है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो +6 में ये +3 में चला जाएगा, तो ये जो चला जाएगा Cr2O3 में, इसको कर देगा ऑक्सीडाइज, तो आपको मिलेगी N2 गैस, -3 से चला गया 0 में, और ये 0 में चला गया, प्लस आप कर लीजिए बच्चों H2O, ठीक है, आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, सी में है बच्चों आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, काफी आसान, मेटल का ऑक्साइड, प्लस आपको CO2 यहाँ पे मिल जाएगी। डी की बात करते हैं बच्चों NH4Cl, इसको आप करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको NH3 प्लस HCl
ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज Cl माइनस, तो इसको ऑक्सीडाइज बच्चों नहीं कर सकता, तो वो HCl में ही है और ये अपना NH3 में ही है। यहाँ पे कोई रिडॉक्स नहीं हुई है। E की बात करते हैं, NH4NO3, ठीक है। इसको आप हीट करोगे, है ना, अमोनियम नाइट्रेट, क्या बनेगा बच्चों आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ये किसमें है भाई, NH4 प्लस और NO3 माइनस, तो ये वाला बच्चों +5 में है, ये बिल्कुल इसको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले आप भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर निकाल दीजिए। आपके पास कितने निकल जाएंगे बच्चों, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो 2s2 निकल जाएंगे, एक ऑक्सीजन बचेगी, 2 नाइट्रोजन प्लस N2O। अगर आप इसको ओवर हीट करोगे तो ये जरूर N2 प्लस हाफ O2 में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें केवल रिडॉक्स बतानी है या नहीं है, हमारा यहां तक भी काम ये बच्चों क्या है, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आप, E के बाद क्या है, FLiNO3, इसको हीट किया। इस रिएक्शन में अगर आप देखो, ये वाला नाइट्रोजन बच्चों -3 में है, ये वाला किसमें है, +3 में है, ठीक है। तो बीच वाली में जाएगा। आप देखो -3 +3, आप क्या कीजिए, सिंपल एवरेज लगाना है। -3 + 5/2 कौन सी आ रही है बच्चों, +1 आ रही है। +1 आ रही है मतलब बच्चों क्या बनेगा आपका, N2 बनेगा, +1 मानिए वो चला गया है, ठीक है। तो ये वाली हो गई, ये वाली एक्सप्लेन हमने की थी, बस Cl माइनस ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो NH3 + HCl दोनों ही आपको गैसियस प्रोडक्ट्स यहाँ पे बच्चों क्या है, मिल रहे होंगे। CaCO3 मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 अमोनियम डाइक्रोमेट, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, N2S मिल जाएगी, और ये तो उसका ऑक्साइड अपने को क्या है, मिल रहा है, और वो क्या है, +6 का +6 में ही है। F देखिए बच्चों, F में क्या है, LiNO3, इसको हीट किया है, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई जो अपना फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो है केवल Li है जो अपना ऑक्साइड बनाएगा, और वो क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है बच्चों, काफी ज्यादा है, तो Li जो है बच्चों Li2O बनाता है प्लस NO2 प्लस आपको मिल जाएगा बच्चों O2, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो Li जो है, आप यहां से क्या देख सकते हो, जो ऑक्सीजन जो है बच्चों वो 0 में चला गया है, तो यहाँ पे माइनस से 0 में गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, और जो आपका ये N था जो +5 में था वो यहाँ पे +4 में चला गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे बच्चों क्या है, हुआ है। लास्ट देखते हैं G में क्या है बच्चों, AgNO3, तो आपको याद होगा क्या, Ag AuPt Hg, इनके बच्चों क्या है, आपके नाइट्रेट्स जो हैं, है ना, इनके ऑक्साइड्स जो बच्चों स्टेबल नहीं होंगे, तो पहले तो मान लीजिए आपने Ag2O प्लस NO2, लेकिन ये Ag2O फिर से बच्चों क्या है, Ag प्लस हाफ O2 आपको देगा, तो आपको यहां से बच्चों कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करना चाहें कितनी रिडॉक्स है, देखिए यार पहली वाली में Fe +3 में ही था, +3 में ही है, ये +6 में था, +6 में ही है, ये वाली रिडॉक्स नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल नाइट्रोजन 0 में चला गया -3 से, और ये +6 से +3 में गया है, ये रिड्यूस हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिडॉक्स है। CaO CO2 में गया है, कोई रिडॉक्स नहीं हुआ है। NH4HCl में बच्चों कोई रिडॉक्स नहीं हुआ है। इसमें बच्चों क्या हुआ है, आपका बिल्कुल, है ना, कॉम्प्रोपोर्शनेशन है, जहां पे दो अलग अलग वाली बच्चों क्या है, एक में आई हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना भाई, भैया की एक -3 में थी, एक +5 में थी, दोनों मिलकर एक में आ गई है +1 में, तो ये आपकी क्या है बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे भी रिडॉक्स हुआ है। और LiNO3 में आप बात करोगे, यहाँ पे बच्चों रिडॉक्स आपका हुआ है। AgNO3 में बच्चों आप बात करोगे तो Ag +1 से देखो आप किसमें चला गया है, 0 में चला गया है, और ये आपको है ना +4 में मिल रहा है, इसमें भी रिडॉक्स हुआ है। तो कितने में हुआ है भाई, 1 2 3 4, तो B E F G, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में आपको पूछा गया है भाई कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो 53 तो बच्चों काफी आसान सवाल है यार, आप ऑप्शंस देखिए कौन कौन से दिए गए, यहाँ पे N, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे क्लोन पेयर, यहाँ पे क्लोन पेयर। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, यहाँ पे बोरॉन, ये 2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3। ऑप्शन सी आप देखोगे डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर है। ऑप्शन डी आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे सल्फर है, डबल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। हमें बताना है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, आपको हमें चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब हमें क्या चाहिए, आपको चाहिए 4n पाई चाहिए, तो आपके भाई चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, 4 हो, 8 हो, 12 हो, इस टाइप से, है ना। n अपना क्या है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है बच्चों अपना चलेगा इंटीग्रल वैल्यूज में। तो देखिए यार पहले वाले में अगर आप देखो तो ये तो एरोमेटिक है, क्यों भाई, 2 तो 4 2 6, ठीक है। ये लोन पेयर्स क्या है, नहीं करने वाले हैं पार्टिसिपेट, तो अपने क्या बच्चे यहाँ पे 6 है, 6 मतलब 4n + 2 पाई है, जहां पे n की वैल्यू 1 है। अगर आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर है, ये एरोमेटिक है।
तो हमें 4 चाहिए भाई। इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, बोरोन है, 3 थे, बॉन्ड बना लिए हैं। इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब जो यहाँ पे 2 पाई 2 पाई 4 पाई है, वो कंजुगेशन तो करेंगे, कंप्लीट कंजुगेशन है। लेकिन बच्चों क्या है, ये अपना एरोमेटिक नहीं है। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई है, यही है एंटी एरोमेटिक। सारे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 2 2 4, ठीक है, इसको आप प्लस माइनस में तोड़ लीजिए। और ये लोन पेयर 2 4 6, तो कंप्लीट कंजुगेशन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 2 4 और इसका एक लोन पेयर, तो यहाँ पे भी 6 पाई है बच्चों, ये भी एरोमेटिक है। तो एक अपना जो एंटी एरोमेटिक था अपने को मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 में क्या पूछा गया है, आपकी लैंथेनाइड्स की रिएक्शंस पूछी गई है ना, एसिड्स के साथ, हैलोजन के साथ, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। वही हमें पता है इनकी +3 स्टेबल होती है, तो आप क्या +3 वाला बना दीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, ये लैंथेनोइड्स अगर आप एसिड्स के साथ करवाओगे, मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं HCl, ठीक है, तो क्या होगा +3 वाली, तो LnCl3 प्लस बच्चों आपकी क्या निकलेगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस अपने को क्या यहाँ से मिल जाएगी, तो ये वाली हो गई। हैलोजन के साथ करवाओगे, मान लीजिए Cl2 ले लिया है, तो अगेन बच्चों क्या बनेगा, LnCl3। अब हम चले किसके साथ, वाटर के साथ करवाओगे बच्चों, तो क्या होगा LnOH थ्राइस प्लस आपको H2 गैस मिल जाएगी। आगे चलते हैं कार्बन के साथ, क्या होगा बच्चों, कार्बाइड बनाते हैं, LnC2 मिलेगा। ऑक्साइड के साथ बात करें, क्या बनाएगा, Ln2O3, ठीक है, +3 में जा रहा है इधर भी। अगर हम बात करें सल्फर के साथ, तो Ln2S3 बना लेगा। बात करें नाइट्रोजन के साथ, तो Lnn बना लेगा, क्योंकि ये -3 में है ना, ये +3 वाला हो गया, तो Lnn, जैसे ये यहाँ पे -2 में है ना, ये +3 में है, तो इसलिए Ln2O3 बना है। तो ये सारे बच्चों आपके बन जाएंगे। और इतने ही पूछे हैं। अगर हम देखें किन किन में अपना बच्चों गैसेस प्रोडक्ट मिला है, तो देखो यार, हाइड्रोजन गैस अपनी यहाँ निकली है और यहाँ पे निकली है, तो केवल 2 रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस निकली है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आपका आंसर क्या दिया हुआ है, 2। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 में पूछा गया टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है, तो यार ऑप्शन देखिए, टेट्राफ्लोरोइथीन, इथेन, कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम में क्या है बच्चों, अमाइड लिंकेज होता है, तो अपने को पता है वो नायलॉन 6 का है, तो कैप्रोलेक्टम तो नहीं है, ठीक है, वो नायलॉन 6 बनाता है। और अक्राइलोनाइट्राइल बच्चों, ये पॉली अक्राइलोनाइट्राइल के लिए होता है ना, तो ये भी है ना, पेन के लिए है, तो अक्राइलोनाइट्राइल भी नहीं है। तो टेट्राफ्लोरोइथीन नाम से पता लग रहा है टेफ्लॉन यार, तो आपका C⋯C F F F F, ये टेट्राफ्लोरोइथीन है। इसकी n यूनिट्स लोगे तो बच्चों आपका कुछ नहीं है, C ये आपके 4F ये हो गए, ठीक है बच्चों। और आपका इधर इधर ये n यूनिट्स क्या है बच्चों, ऐसे इनकी जुड़ जाएंगी, यही आपका टेफ्लॉन है। दूसरा ऑप्शन है इथेन। इथेन होगा तो पॉलीमराइज कैसे करेगा भाई, ठीक है, तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया, अपने को ये तो चाहिए ना पॉलीमराइज कराने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 1। काफी आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 में क्या पूछा गया है बच्चों, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं यार ना, अपन काफी स्लो चल रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि भाई परसेंटेज ऑफ Fe+3 आयंस प्रेजेंट इन Fe, भाई किसकी बतानी है, Fe+3 की कितने आयंस प्रेजेंट है, उनकी परसेंटेज किसमें, Fe 0.93O1, ठीक है, इसमें बतानी है भाई। तो क्या करेंगे भाई, अपने पास 0.93 है, इसके एक में भाई एक माने हम 1 मोल इसका, तो 0.93 किसके हैं, आयरन के हैं। तो हम मान लेते हैं इसमें भाई Fe+2 जो है उसके x हैं, और Fe+3 जो है बच्चों उसके कितने हो जाएंगे, फिर 0.93 - x हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 0.93 है अपने, ठीक है, तो इतने हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस कर दीजिए। इस ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों, -2 चार्ज है, अपने पास एक ही है, ठीक है, तो इस पे कितना होना चाहिए, +2 चार्ज, ठीक है, +2 होना चाहिए मतलब। और x अगर ये है तो 2x तो यहां से आया, प्लस 0.93 - x +3 इस पे है तो ×3, और ये मिलके होना चाहिए बच्चों +2। इसको सोल्व कीजिए आप, 2x प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आएगा, 3 3 9 और 3 ये हो जाएगा बच्चों 2.79 - 3x, ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये आपका हो गया x इक्वल्स बच्चों कितना आ जाएगा आपका 0.79, तो आपका 0.93 - x, और जो आपका क्या था बेसिकली Fe3+ के कितने हो जाएंगे भाई, 0.93 में से 0.79 आप घटा दीजिए, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 0.14, ठीक है, 0.14 आपके पास आ गए। तो परसेंटेज निकालनी है भाई। अब अगर आपके पास इतने मोल हैं, है ना, तो हमें निकालनी है परसेंटेज किसकी, Fe3+ की,
बाई टोटल, ये कितना है 0.14, टोटल कितना है बच्चों 0.93 इंटू 100। भाई जितने मोल है आयन करोगे तो Na होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आयंस के लिए तो मोल का रेशियो बेसिकली होगा। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका भाई 1400/93। और बच्चों ये आपका सोल्व करने पे करीब करीब कितना आएगा बच्चों आपका, है ना, ये आपका मतलब 15% के आसपास आपका आएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा बच्चों आपका 15% के आसपास ये आपका आएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका 15%, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57, आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ किस किस की भाई, FeCN6 4-, दूसरा क्या है FeCN6 3-, अगला क्या है क्रोमियम NH3 6 3+, और नेक्स्ट है बच्चों निकल H2O4 2+। कैसे करेंगे भाई, काफी आसान है बच्चों। अगर इसका आप देखो कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट की बात करें तो कितना होता है इसका भाई 3d6 4s2, यहाँ पे 4- साइनाइड पे है ना -1, तो +2 हो गया, +2 हो गया, ये चला गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बच्चों क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी D2sp3, है ना। इसके पास क्या है बच्चों, बचेगा ही नहीं, तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों 0 रहेंगे, ठीक है, काफी आसान। यहाँ पे देखिए FeCN6 3- क्या होगा, वही बात करेंगे कि भाई 3d6 4s2 होता है और +3 किया तो 3d5 बचा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी तो क्या होगा 3d5 में आप पेयरिंग कराओगे 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा बना दिया है, ठीक है। और पेयरिंग कराओगे तो बच्चों क्या होगा, ये दोनों उठ के आपके यहाँ और यहाँ आ जाएंगे, एक अनपेयर्ड बच जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1। क्रोमियम में बात करोगे ये आपका होता है बच्चों 3d4 4s2 +3 करोगे क्या बचेगा 3d3। अब 3d3 है, वैसे तो NH3 क्या बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, मतलब मॉडरेट है तो पेयरिंग करा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है पेयरिंग की। क्यों, क्योंकि हमें यार D2sp3 के लिए अंदर के 2 ही तो चाहिए। अगर 2 ही D चाहिए तो अगर मैं पेयरिंग ना भी कराऊं तब भी मेरे तो भाई 3 ही है ना D3, 2 तो मुझे वैसे ही खाली मिल रहे हैं, तो पेयरिंग कराने में एनर्जी वेस्ट अपनी क्यों करेंगे। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 3 मिलेंगे। निकल H2O2+, निकल का क्या होता है भाई, आप बात करोगे तो आपका होता है 3d8 4s2 2+ किया बच गया 3d8, ठीक है, 3d8 बच गया आपके पास। और बच्चा आपका वोटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा D8 में, तो आप D8 जब भरोगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों 2 आ रहे हैं। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, क्योंकि आपकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है बच्चों, म्यू इक्वल्स √n/n+2। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा ही अपनी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो देख लीजिए यार, तो जो तीसरा है सबसे ज्यादा उसकी, फिर फोर्थ की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की, तो 1 > 2 > 4 > 3 ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। काफी आसान था इसलिए अपन ने फास्ट किया है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला गया है कि भाई आपके पास ऐसी सिचुएशन थी जिसमें अब ए वाले मॉलिक्यूल ऐसे हैं खाली, बी वालों को अपन ने ऐसे क्रॉस वालों से डिनोट किया है। तो t=0 पे आपके पास ये था, ए के 8 मॉलिक्यूल थे और t है ना 1 मिनट के अंदर क्या हो गया, ए के 4 बचे हैं और बी के 4 बन गए। तो बेसिकली ए से बी एक रिएक्शन जारी है और 1 मिनट में ये हालत हुई। मतलब अगर 8 से 4 हो गए मतलब ए के 4 बचे हैं, तो ये t½ ही तो 1 मिनट, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल्स बचे हैं ए के, तो t½ दिया है 1 मिनट। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली है, पूछा है t = 3 मिनट बाद कैसी यहाँ पे सिचुएशन होगी। देखो यार, एक तो आप क्या कर सकते हो, अपने को पता है फर्स्ट ऑर्डर में बच्चों जो t½ होता है उसमें आधे आधे होते जाते हैं। मतलब मैं 3 मिनट को ऐसे कर सकता हूं, हाँ 1 1 1, ये भी एक t½ है, ये भी एक t½ है, ये भी एक t½ है। तो अगर यहाँ पे 8 थे तो 1 मिनट में 8 से 4 हुए, अगली 1 मिनट में 4 से 2 होंगे और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएंगे 2 से 1। मतलब मेरी सिचुएशन जो बननी चाहिए, मतलब मेरे पास एक बचेगा मॉलिक्यूल ए का, तो ए का 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे बच्चों बी के होंगे, बी के 7 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बी के और ये एक ए का, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं करना है तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ln
ए फाइनल बाई ए इनिशियल इक्वल्स माइनस के टी, या हम कह सकते हैं भाई ए फाइनल इक्वल्स बच्चों क्या हो जाएगा ए इनिशियल इंटू टू द पावर माइनस के टी। इन्होंने के दे दिया है क्या भाई, टी हाफ अपना क्या होता है ln 2 बाई के, और टी हाफ दिया है 1 तो के दे दिया ln 2, ठीक है। और ए फाइनल मुझे निकालना है 3 मिनट बाद, ए इनिशियल मेरे पास 8 मॉलिक्यूल थे इनटू e टू द पावर माइनस टी हाफ है ln 2 और के टी कितना है बच्चों 3। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो यार 8 इंटू e टू द पावर माइनस ये क्या है 3 ln 2 ही तो है, 3 ln 2 है तो इस 2 को हम यहां भी ले जा सकते हैं 2 की पावर 3 में, ठीक है ना, 2 की पावर 3 में ले आ सकते हो। तो बच्चों ये क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, अगर आप देखो तो ये है ए फाइनल इक्वल्स 8 इंटू e टू द पावर माइनस ln 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको लिख लीजिए आप 8 बाई e टू द पावर ln 8। ये तो बच्चों क्या हो गया, ये तो आपका सिंपली क्या हो गया 8 ही बन गया, तो 8 बाई 8 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1। आप ऐसे भी करके क्या बच्चों आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया, आगे चलते हैं। अब अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है, आपके पास फिनोल है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऐसा बनेगा ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते थे। 59 देखिए आपके पास फिनोल है और हमने क्या किया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 पूछा गया है प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने को बताया बच्चों कॉन्सेंट्रेशन 3 में क्या बनता है अपने पास भाई, कॉन्सेंट डाइल्यूट अगर होता है तो बच्चों 1 NO2 लगता है अपना, ठीक है। तो अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा पे अपना क्या 1 लगता है, और ऑर्थो वाले में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो डाइल्यूट वाले केस में अपना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट है पैरा वाले कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड बच्चों तो आपकी सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो आपका मिलेगा फिनोल, यहाँ पे है दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे NO2 लग गया और आपकी पैरा पे भी लग गया, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सिलिकेट्स के ऊपर क्वेश्चन है। पहला है बेरिल इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। भाई बेरिल क्या होता है आपका, ठीक है, ये आपका होता है बच्चों Be3Al2Si6O18, ठीक है। आपका ये होता है Be3Al2Si6O18। तो अपने को क्या बताना है साइक्लिक सिलिकेट है नहीं है ना, होता है मतलब इसमें क्या करेंगे अपन, होता है तो होता है भाई। ये अपना +2 में है, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 तो मतलब आपके पास कितना हो गया 3 to the 6 और 3 to the 6 तो बेसिकली -12। तो आपके पास ऐसा कुछ है Si6O18 है ना -12। इसको अगर हम यहां से अगर हम जो भी मतलब कितने n आए होंगे अगर हम इसको सिंगल्स में कन्वर्ट करना चाहें, सिंगल मतलब SI में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या SiO3 -2 6 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो SiO3 2 की, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि SiO है ना शेयर्ड पेयर ऑफ यूनिट मेरी x रही होगी, प्लस बच्चों मेरी क्या है y अनशेयर्ड रही होगी, और y अनशेयर्ड है, यहाँ पे -y आया होगा, ठीक है। -2 आया मतलब मेरी 2 शेयर्ड है 2 अनशेयर्ड है, ठीक है। 2 शेयर्ड है तभी तो यहाँ पे 2/2 ये 1 हो गया होगा, +2 3 हो गया और -2 हो गया। अब जब आपकी 2 शेयर्ड होती है बच्चों उस केस में आपका क्या साइक्लिक भी बन सकता है, या फिर आपका बच्चों क्या है चेन भी बन सकता है। अब जब साइक्लिक चेन बन सकता है, चेन वाले में जनरली हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई चेन वाला अगर आपकी टर्मिनेटेड चेन नहीं है ना, तो आपका n जो है इनफाइनाइट रहेगा, और साइक्लिक वाले में कुछ फाइनाइट रहेगा। यहाँ पे n अपना 6 है, ये बच्चों क्या है साइक्लिक ही बनाता है। कैसा बनता है वो देख लेते हैं अपन जनरली, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपकी टर्मिनेटेड साइक्लिक चेन है ना, टर्मिनेटेड है बच्चों, तो क्या हो जाएगा उस केस में आपका n कुछ फाइनाइट रहेगा। लेकिन यहां से मुझे पता लग रहा है यार क्या आ रहा है कि सिंपली बच्चों 2 आपकी शेयर हुई है और 2 अनशेयर्ड है ना, इसलिए ये -2 वाला चार्ज है, 6 यूनिट्स हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, यहां बना लेते हैं SI ये आपके सिलिकॉन हो गए, SI ओ आपके कुछ ऐसे बच्चों, इसको यहां पे बनाइए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चों, यहां 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 और यहां, ये ऐसे बच्चों आपका मिलता है, ठीक है। थोड़ा दिख रहा है आपको ये ना, तो बच्चों इस टाइप का क्या है आपका रहता है, बिल्कुल साइक्लिक सिलिकेट ही है। और आपके 2 जो अनशेयर्ड हैं वो ये रहे O-, ठीक है बच्चों। ये आपके अनशेयर्ड वाले रहे हर एक के साथ, और शेयर्ड तो बीच में बच्चों आ ही चुके हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बच्चों आपका इसका
मिलता है हमें, तो ये बच्चा आपका क्या है, बेरिल है, जिसकी बात कर रहे थे, बिल्कुल साइक्लिक सिलिकेट है, पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला देखिए, इन पायरोसिलिकेट ओनली वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। अच्छा, पायरो बच्चों क्या होता है, सबसे बेसिक जो है अपना कौन सा, SiO4 4 माइनस, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है, और इन दो ऑर्थो को जोड़ेंगे बच्चों तो पायरो मिलेगा। बेसिकली ये कहां से आया होता है, अपना सिलिसिक एसिड से, है ना, H4SiO4 इससे आया है, तो इसकी 2 यूनिट लीजिए, उसमें से वाटर निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा, आपको मिलेगा H6Si2O7, और इसी का एनायन आप बनाओगे तो बनेगा Si2O7 6 माइनस, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपकी दो जो सिलिकेट्स की यूनिट हैं, ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी ठीक है। तो आपका बिल्कुल क्या है, पायरो में बच्चों एक ऑक्सीजन जो है बच्चों शेयर्ड होती है, तो शेयर्ड यूनिट जो है बच्चों वो ना ओनली वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, तो बिल्कुल सही बात है ना। आप गिन भी सकते हो भाई, ये 1 2 3 4 5 6, इन पे 6 माइनस हो गए, 7 ऑक्सीजन है, 2 अपने सिलिकॉन है, तो ये वाला भी सही है। अगला देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ सिंगल चेन सिलिकेट इज, क्या बोल रहे हैं कि भाई सिंगल चेन सिलिकेट का फॉर्मूला क्या दिया है, Si2O5N-2N। अगेन वही करते हैं ना, अपने उसमें कन्वर्ट करते हैं सिंगल वाली में, तो n को तो भगा दो, अपन एक यूनिट देखते हैं क्या बनेगी, SiO 2.5 माइनस 1, ये बनेगी अपनी, एक की बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, SiO, है ना, शेयर्ड पेयर अपने x y अनशेयर्ड, और जो अनशेयर्ड है उसी उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि जो शेयर नहीं, जो शेयर होगी उसका तो चार्ज गया, जो अनशेयर्ड उसी पे तो -1 रहेगा बच्चों। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, -y, ये 1 आ रहा है, मतलब आपकी एक अनशेयर्ड है, 3 शेयर्ड है, तभी तो ऐसा आया है, क्यों, SiO 3 शेयर्ड हो गई, एक अनशेयर्ड है, -1 का चार्ज, 1.5 + 1 2.5 हो जाएगा, तो अपना कुछ इस टाइप का है ये। तो बच्चों यहाँ पे अपनी जो शेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन आ रही है, और शेयर्ड कितने आ रही है ऑक्सीजन पर यूनिट, 3 आ रही है, और 3 आ रही है बच्चों, तो ये सिंगल चेन सिलिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल चेन में तो 2 शेयर होती है। जैसे सिंगल चेन आपकी क्या है बच्चों, सिंगल चेन सिलिकेट आपकी ये है भाई, ये यहाँ पे देखो बच्चों, अब ये आपकी हर उसमें क्या है बच्चों, 2 शेयर हो रही हैं, हाँ, 2 उसकी क्या अनशेयर्ड है, एक ये वाली और एक ये, तो 2 ही शेयर हो रही है बच्चों, ये आपका सिंगल चेन है। और आपकी 3 शेयर हो रही है, मतलब मुझे इस वाली को भी शेयर कराना है, और इस वाली को शेयर कराना है, तो मैं कैसा बनाऊंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बच्चों। तो ये अपनी क्या है, 2D शीट सिलिकेट है, ये अपनी क्या है बच्चों, सिंगल चेन नहीं है, तो यहाँ पे अपना क्या है बच्चों, तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, और यही अपना क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ पढ़िए आप, इन सिंगल चेन सिलिकेट 2 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड, अभी हमने बात की सिंगल चेन में 2 ही शेयर होते हैं, और अगर आप उसका फॉर्मूला निकालना चाहो वो भी निकल जाएगा, कैसे भाई, SiO 2 शेयर हुई 2/2 + 2 अनशेयर्ड, तो चार्ज भी -2, तो SiO3 2 माइनस, ये अपना बच्चों क्या आएगा, है ना, सिंगल चेन के केस में अपना ये वाला फॉर्मूला बच्चों क्या अपना आ जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 में आपसे पूछा गया है भाई Ca2+ का हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Ca भाई कैल्शियम में कितना होता है बच्चों, अपने 20 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2+ किया कितने हो गए बच्चों, 18 हो गए, 18 तो ऑर्गन वाला आ रहा है ना, आर्गन गैस का आपको पता ही है क्या हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और आगे बच्चों क्या है 4s में 0 रहेंगे, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 3p6 तक ही, यहां तक आपके 18 हो चुके हैं, और ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 632, आपसे पूछा गया है नॉन एरोमेटिक कौन सा है। नॉन एरोमेटिक मतलब भाई ना तो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, और ऐसी दोनों कंडीशंस, मतलब आप पहला देखिए, पहला क्या है, पहला कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर आप पाई उसमें लिखना चाहो तो लो, आपकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, ऐसा है ये। तो आपके पास बच्चों यहाँ पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 4n+2 में चला गया, जहां पे आपका n इक्वल्स क्या है बच्चों, आपका 2 है, ये नहीं है नॉन एरोमेटिक, तो एरोमेटिक निकल गया। अगला देखिए ये, तो बच्चों ये आपका जो है, ये भी क्या है बच्चों, 2 तो 4 और 2 6, है ना, कंजुगेशन पूरा है, 6 है तो 4n+2 ही निकल गया, जहां पे n की वैल्यू 1 है, ये भी एरोमेटिक है ना। अगर फोर्थ देखेंगे तो फोर्थ में ये है और प्लस है, यहाँ पे क्या है बच्चों, n की वैल्यू 0 रखिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये अपना, ये भी क्या है बच्चों आपका, है ना, एरोमेटिक है। एक बचता है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है आपका, ये बच्चों साइक्लोऑक्टेट्राईन, है ना, तो आपका ऐसा कुछ है, ये रहा, डिग डिग डिग
डिग। ठीक है, तो बच्चों अगर आप यहाँ पे वैसे गिनोगे तो आप क्या कहोगे भाई 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n वाले में n की वैल्यू 2 रखोगे तो 8 पाई आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये क्या है, प्लेनर नहीं है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे पता लगेगा आपको, ऑब्वियसली ये पहले से पता होना चाहिए ना, ऐसे सपना नहीं आ सकता क्वेश्चन देख के। तो जो साइक्लोटेट्राइड है बच्चों, ये क्या है अपना, ये अपना टब शेप रहता है। टब शेप मतलब आपको कैसा मिलेगा, ये कुछ ऐसा। तो अगर आपको पहले से पता था तो, और अगर प्लेनर ही नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ना तो एरोमेटिक बचा ना एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि टब शेप में कैसा है बच्चों आपका, ये कुछ इस टाइप का। ठीक है बच्चों, टिक 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 टिक। तो अगर ये टब शेप्ड है तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये हो गया अपना नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या बच्चों यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखिए कौन सा सही नहीं है, एसिडिक को बेसिक स्ट्रेंथ में बात कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखें तो आपको दिया गया है अल्कोहल, है ना, फिर आपका क्या है बच्चों एसिटिलीन है, फिर NH3 है, फिर बेंजीन है। अच्छा, फिर अगला भी एसिडिक स्ट्रेंथ पे है, उसके अगला बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो 3 एसिडिक स्ट्रेंथ पे पूछे हैं, एक बेसिक स्ट्रेंथ पे पूछा है, और अपने को बताना है कौन सा क्या है बच्चों सही नहीं है, ये बताना है, इनकरेक्ट बताना है। देखिए यार 63 की बात कर रहे हैं। पहला देखिए आपके पास क्या है दिया हुआ है, अल्कोहल is greater than acetylene is greater than NH3 is greater than benzene। पहला ये है। दूसरा क्या है, दूसरा है CH2 COOH, यहां पे एक बार फ्लोरीन है, एक बार क्लोरीन है, एक बार ब्रोमीन है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, एक अपने पास एनिलीन है, मतलब यहां पे NH2 है, और एक बार क्या बच्चों ऑर्थो पे मिथाइल लगा दिया है एनिलीन के, तो ये CH2 है, और ये CH3 है। यहाँ पे चेक करनी है अपने को बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या बोला गया है, COOH। इस बार क्लोरो जो लगाया है वो बीटा पे जाके लगाया है। ठीक है, अल्फा पे नहीं है, बीटा पे जाके लगाया है, और तब भी बोल रहे हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है बच्चों वो फॉर्मिक से ज्यादा है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो यार कैसे करेंगे, अगर आप बच्चों पहले की बात करोगे तो अपने को ये तो पता है यार, अब क्या करेंगे, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है बच्चों, इनका क्या बनाइए आप, इनका कॉन्जुगेट बनाइए, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतना ही अच्छा एसिड। यहां पे बनाएंगे आपको मिलेगा RO-, ऑक्सीजन पे माइनस, यहां पे बनाएंगे आपको मिलेगा ये sp वाला कार्बन पे माइनस, यहां पे मिलेगा नाइट्रोजन पे माइनस। लेकिन आपको पता है बच्चों यहाँ पे s कैरेक्टर बढ़ गया है, s कैरेक्टर बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले से ज्यादा है, इसलिए बच्चों ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये सही ऑर्डर है बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज तो इन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आसान सी बात है। बेंजीन पे आप बात करोगे, आपके पास बच्चों sp2 है, और sp2 से आप एक निकालोगे, मतलब भाई ये किधर से निकालने की बात कर रहे हैं, जो ये H लगे हुए हैं इनको निकालोगे बच्चों, यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा, और वो तो बच्चों क्या है बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा। आपका क्या है बच्चों sp2 पे आपने माइनस ले आए हो, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है जितनी sp में थी, है ना, तो वो इसके भी बाद आएगा। तो ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का सही है। अगला देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा, और बोला गया फ्लोरीन वाले केस की ज्यादा ब्रोमीन वाले से, और है ना ये वाले ऑर्डर बताया गया। क्या करेंगे भाई, बनाइए इसका भी एसिड, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बनाओगे माइनस आया। अब इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आपका माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, जिसका माइनस आई जितना ज्यादा वो उतना स्टेबल कर पाएगा, और वो उतना एसिडिक। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा, उसका ब्रोमीन से ज्यादा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाला होगा, फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन, ये वाला ऑर्डर भी सही है। तीसरा देखिए एनिलीन और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ये वाला। अब बच्चों ऑर्थो इफेक्ट अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक के केस में ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है बच्चों, उसका प्लेन चेंज करता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन अगर आप एनिलीन की बात करोगे तो बच्चों क्या है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको याद हो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, तो SIP यहां पे लगता है बच्चों, और SIP के बाद क्या हो जाता है आपका, इस वाले की बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, क्योंकि जब H+ आएगा तो उस H+ का क्या है, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वो अपना है ना अपनी एनर्जी को कम कर रहा होगा, तो ये करने नहीं देगा हिंड्रेंस की वजह से। तो इसमें क्या होगा, ये प्रोटोनेशन आसानी से नहीं होने देगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये वाला भी सही है, तो फोर्थ पे गलत होना पड़ेगा, तो अपना आंसर हो गया 4। क्यों गलत है भाई, देखिए फॉर्मिक एसिड एक है अपना ये प्रोपेनोइक, उसमें यहाँ पे क्लोरो लगा दिया अपन ने। अगर ये क्लोरो बच्चों यहाँ पे होता ना, तो अब देखो यार ये वाली चेन क्या बच्चों प्लस आई शो कर रही है, लेकिन इस क्लोरो की वजह से क्या यहाँ से थोड़ा माइनस आई भी आ रहा होगा। लेकिन वो यार यहाँ पे जाके लगा है, अगर वो इमीडिएट लग जाता ना, अगर वो अल्फा वाले पे लग जाता तो बच्चों क्या हो जाता, माइनस आई डोमिनेट हो जाता, और अपना ये वाला ज्यादा एसिड हो जाता इस वाले से। भाई यहाँ पे तो क्या है, अगर आप देखो HC डबल बॉन्ड OOH है,
ठीक है, तो H तो क्या है, कुछ शो नहीं करने वाला है, माइनस है प्लस है, कुछ शो नहीं करेगा। यहाँ पे ग्रुप लगा है जो क्या है, हम कह रहे हैं डोमिनेंटली ये प्लस आई शो करेगा, क्योंकि जो क्लोरो लगा है वो काफी बाद में जाके लगा है बीटा पे। अल्फा पे लगता तो जरूर ही वो माइनस आई शो करता, लेकिन बच्चों बीटा पे लगाया तो ये प्लस आई ही शो कर रहा होगा डोमिनेंटली। तो क्या हो जाएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी ना कि ज्यादा, ऑप्शन डी गलत। 64 देखिए, 64 में हमें क्या बताने हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं। कंपाउंड क्या दिया गया है, CH3, C पे H OH, C पे H OH और C डबल बॉन्ड O, ये C डबल OH। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या गलती की होगी, जिन्होंने तुरंत देखा होगा यार अच्छा ये एक कार्बन है ना, ये एक, तो यहाँ पे दो एसिमेट्रिक कार्बन है, बिल्कुल सही बात है, एसिमेट्रिक कार्बन दो हैं, अपने पास सेंटर कितने हो गए बच्चों, दो एसिमेट्रिक कार्बन हो गए। लेकिन जब आप इसके आइसोमर निकालने जाओगे तो जिन्होंने मीजो वीजो सोच लिया होगा उनका गलत हो गया होगा, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि यार इधर CH3 इधर C OH, ये कभी क्या मीजो वीजो शो कर ही नहीं पाएगा, इसमें सिमेट्री आपको कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों नहीं मिलेगी, तो उस चक्कर में आपका ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों सीधा सीधा है भाई, दो सेंटर 2 टू द पावर 2 इक्वल्स 4। अगर यहाँ पे CH3 लगाते ना तब आपका थोड़ा केस उसका बन जाता, तब हम कहते कि भाई एक तो दोनों RR हो जाएं या SS हो जाएं और एक RS, ये वाला मीजो होता और आपको टोटल 3 मिलते। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, तो वैसा कुछ नहीं होगा, कोई प्लेन सिमेट्री नहीं मिलने वाली है, COS VOS तो सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो अपने को कितना मिल जाएगा, 4, ठीक है, ना कि बच्चों 3। तो क्या हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3। अगले में चलते हैं 65। पूछ रहे हैं भाई किस तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला क्या है, HBr एंड H2S। H2S के पास लोन पेयर है, उसके पास डायपोल मोमेंट है। HBr बच्चों है ना, H और Br में बिल्कुल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वहां पे आपके पास डायपोल मोमेंट है, तो इस वजह से क्या होगा, दोनों में डायपोल है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होंगे। पहला वाला सही दिया है। दूसरा वाला देखिए Cl2 CbR4। CbR4 में क्या है बच्चों, C के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, Br चारों की डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगी बच्चों, क्या मिलेगा आपको, दूसरे की μ0, Cl2 की भी μ0, दोनों में डायपोल मोमेंट नहीं है। डायपोल मोमेंट नहीं है बच्चों तो क्या होगा, टेंपरेरी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, टेंपरेरी डायपोल मोमेंट की वजह से बच्चों क्या है यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल या उसको आप बोल सकते हो लंडन डिस्पर्सन फोर्स, क्या है बच्चों आपके यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे, क्योंकि किसी के पास भी डायपोल नहीं है। तो दोनों में क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब एसिमेट्रिक होगा, उस केस में एक टेंपरेरी डायपोल क्रिएट होगा, उसकी वजह से बच्चों इनमें इंटरेक्शंस आएंगे, वो टेंपरेरी हैं, तो उसको बोलते हैं लंडन फोर्सेस। तो ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 NH3 and C6H6, तो बेसिकली बेंजीन और NH3। अब जिन्होंने क्या है NH3 देखती डायरेक्ट क्या कर दिया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी होगी, गलत हो गया होगा भाई। NH3 और बेंजीन में पूछ रहे हैं, बेंजीन के पास थोड़ी ना कोई ऐसा आपके पास हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से लगा हुआ हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन से आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो थोड़ी ना आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है। हाँ NH3 अकेला दे सकता है, लेकिन यहाँ पे NH3 और बेंजीन में पूछ रहे हैं, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों नहीं होगी। आपका NH3 के पास डायपोल है, इसके पास डायपोल नहीं है, तो यहाँ पे भी बच्चों क्या होता आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होता, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका गलत, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका आंसर है। ऑप्शन 4 देखिए I2 एंड NO3-, NO3- एक आयन है, I2 में क्या है बच्चों डायपोल मोमेंट नहीं है, तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल, NO3- उसमें डायपोल इंड्यूस करेगा, वो वाले इंटरेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो कौन सा गलत था, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66, Which of the following expression is correct in case of CSCl unit cell? भाई CSCl क्या होती है बच्चों आपकी, अगर आप बात करो तो आपका CS प्लस और Cl माइनस, ये जो रेशियो आता है आपका बच्चों 0.93 के आसपास आता है, और 0.93 आ गया मतलब आपका 0.732 से ज्यादा हो गया, तो बेसिकली ये क्या करेगा बच्चों, आपकी जो आपकी सेंटर वाली यूनिट बेसिकली BCC टाइप का कुछ बनाएगा, ठीक है, आपकी क्यूबिक यूनिट सेल की जो वॉइड है उसको ऑक्यूपाई करेगा आपका इसमें CS प्लस। तो बेसिकली Cl माइनस आपका क्या होगा, कॉर्नर्स पे होगा, 8 कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो आपका एक यूनिट सेल में एक आपका Cl हो गया, ठीक है, और CS प्लस जो है बच्चों उसके बीच में बिल्कुल, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो, अगर वो रूम में क्यूबिक शेप में है, तो क्या बच्चों बिल्कुल उसके सेंटर में आपका क्या होगा बच्चों CS प्लस होगा, तो 8 कॉर्नर्स पे आपका Cl माइनस, बीच में CS प्लस, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों अगर हम देखना चाहें कि यार वो कैसे टच कर रहे हो, कैसे टच कर रहे हो बच्चों आपके ऐसे, भाई ये आपकी यूनिट सेल, तो भाई वो आपका सेंटर में है, ठीक है, ये फेस सेंटर नहीं हो, बॉडी सेंटर पे है, ठीक है, CS, और आपके ये Cl वाले हो गए, तो बेसिकली इस वाले कॉर्नर पे जो होगा और इस वाले कॉर्नर पे जो Cl होगा, और बीच में ये तीनों, तो सबसे जो लार्जेस्ट होना बॉल डायगोनल जो है बच्चों उसके अक्रॉस क्या एक दूसरे को उसके अलोंग टच कर रहे होंगे, उसके अलोंग टच करेंगे, तो भाई इस कॉर्नर पे जो है उसकी R, इस पे जो है उसकी R, तो Cl की क्या होगी बच्चों यहाँ से 2R, तो 2R Cl की प्लस
ये बीच में CS प्लस जो है उसका एक डायमीटर होगा तो उसकी भी 2R CS की, ये मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों आपका √3a बाई, है ना, √3a बना रहे हैं। तो आपकी जो RCl प्लस RCS है रिलेशनशिप क्या हो जाएगा √3a बाई 2। यही निकालना था बच्चों, है ना, हमें एक्सप्रेशन बताना था। तो क्या हो जाएगा कैटायन प्लस एनायन की मिलके जो है बच्चों आपका बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a उसका बाई 2, है ना, उनकी रेडियस का सम उसके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, तो ये भी अपना हो गया। आगे चलते हैं, एक आपको इक्वेशन दी गई है ना, काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो आपका H2O है ना, तो एसिटिक एसिड प्लस H2O और वो H3O प्लस और अपना एसिडेट आयन बना रहा है। पूछा भाई एसिड कौन कौन है, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों। 67 H2O प्लस एसिटिक एसिड और ये क्या बना रहा है CH3COO माइनस, है ना भाई, इसने H प्लस दिया, वोटर ने क्या है एक्सेप्ट किया तो H3O प्लस। एसिड कौन कौन है, H प्लस इसने दिया, ठीक है, तो एक तो ये एसिड हो गया, इसने एक्सेप्ट किया तो ये बच्चों बेस हो गया ना, ब्रोंस्टेड से कर सकते हैं। जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो बेस, और एसिड का कॉन्जुगेट जो है बच्चों वो क्या होगा अपना, ये कॉन्जुगेट है, इसको बेस बोल देंगे, और बेस का कॉन्जुगेट बच्चों क्या हो जाएगा ये एसिड। तो कौन कौन से एसिड है H3O प्लस और CH3COOH। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों, है ना, काफी आसान था। आगे चलते हैं, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है Mn2O7 तो बच्चों करता है ना। Mn2O7 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा भी होगा, कैसा है, 2 Mn के बीच में बच्चों एक परोक्सी नहीं बच्चों, एक ऑक्सीजन बीच में Mn के, परोक्सी में तो 2 ऑक्सीजन साथ साथ होते हैं। तो 68 की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें Mn2O7 की तो कैसा होगा, Mn डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O। तो Mn2O7 तक लिस्ट करता है। CuF2 बच्चों, CuF2 करता है, Cu-I2 नहीं करता है, क्योंकि Cu-I2 में क्या है बच्चों, वो तुरंत जो है Cu-I और I2 बनाता है, तो Cu-I2 नहीं करता, लेकिन CuF2 आपका एग्जिस्ट करता है। MnO3F ये भी बच्चों एग्जिस्ट करता है, MnF7, ठीक है। तो यार MnF7 में क्या दिक्कत है, MnF7 में बच्चों क्या होगा, Mn के आजू बाजू 7 फ्लोरीन लगे हैं, कितने बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने क्या है बच्चों, और सब मानते हैं इसका साइज छोटा है, लेकिन जब आप 7 लगा दोगे तो क्या बच्चों काफी पास रहेंगे, सब पे लोन पेयर है, रिपेल करेंगे, यहाँ पे इतनी स्टेरिक एंट्रेंस हो जाएगी कि ये एग्जिस्ट बच्चों कर ही नहीं सकता। तो MnF7 आपका क्या है, इस रीजन की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक नेचर ऑफ C2 मॉलिक्यूल विल बी। भाई अब हमें एमओटी का क्वेश्चन है बच्चों, काफी आसान है, C2 की मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, 12 हैं, तो क्या होगा आपका, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो भाई आपका सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s 69, C2 कितने भाई हमने कहे 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, है ना, 14 से कम है तो कौन सा वाला फॉलो करेगा, पहले आपका क्या आएगा बच्चों यहाँ पे π2px और π2py, है ना, ये सेम पे आएंगे, और फिर आपका सिग्मा 2pz ये होगा बच्चों, भरिए 2 इसमें गए, 4 6 8, 4 बचे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो ये तो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक थोड़ी है ना। तो एक ही ऑप्शन है बच्चों डायमैग्नेटिक वाला, ऑप्शन नंबर 2 वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है, आपको 4 ऑर्डर चेक करने हैं। पहला है बेसिक स्ट्रेंथ का, क्या है MgO, इससे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बोल रखी है निकल के ऑक्साइड की, और ये आपका K2O और फिर है CH2O। चेक करनी है बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए यार हमें पता है कि अगर आप ग्रुप के लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आपका मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल के ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। तो CH2O K2O ये तो ठीक है, क्योंकि ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, और ये क्या है ना, ग्रुप में नीचे आता है, तो सीजियम वाले का ऑक्साइड आपका K2O से ज्यादा बेसिक है। लेकिन ये निकल तो यार D वाला आ गया, और ये आपका क्या है अल्कलाइन वाला है, तो लेकिन ये ऑर्डर गलत है, ये इधर आता है बच्चों, ये D वाला इधर जाता है ना, वो अल्कलाइन वाले से ज्यादा बेसिक क्या है बच्चों आपका, ट्रांजिशन वाला नहीं हो सकता है, तो ये ऑर्डर क्या होगा बच्चों आपका गलत। ऑर्डर बी देखिए, बी में क्या बोला गया है, CS प्लस आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं कोई सॉल्यूशन में, तो भाई आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, क्या होगा इसमें अपने क्या बच्चों, जो हाइड्रेटेड रेडियस है बच्चों वो पिक्चर में आएगी, जितना छोटा, पहले तो भाई चार्ज, जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होगा बच्चों क्या होगा, उसके आजू बाजू उतने ही क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए आप Be2 प्लस,
दो 2+ वाले हैं, दो +1 वाले हैं, तो 2+ वालों की रेडियस क्या है बच्चों, हाइड्रेटेड ज्यादा बड़ी होगी +1 वालों से, और जितना छोटा साइज वो क्या है बच्चों, जितना छोटा कैटायन होगा वो उतनी ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, उसकी हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ही बड़ी होगी। तो बेरिलियम की सबसे बड़ी होगी हाइड्रेटेड रेडियस, और उसके बाद मैग्नीशियम, क्योंकि वो 2+ वाले हैं, है ना, इन दोनों में बेरिलियम छोटा है इसलिए। लेकिन यार हाइड्रेटेड रेडियस ही बड़ी हो गई तो उसको पानी में चलने में दिक्कत आएगी। अब जितनी बड़ी रेडियस है, ठीक है, उसको उतनी दिक्कत आएगी। अगर आप पानी में मान लीजिए इस तरह से लीजिए, अगर आप जो आपकी ब्लेड है, अगर आप ब्लेड को चलाना चाहोगे, ठीक है, तो वो जल्दी जाएगी, या फिर आप अपना हाथ ऐसे, अपने हाथ को सोच लीजिए यार, आप ऐसे चलाओगे तब आसानी से चलेगा, या ऐसे चलाओगे तब, ऐसे में ज्यादा बच्चों आपको क्या है, हिंड्रेंस मिलेगी एज कंपेयर टू दिस, ऐसे आसानी से जाएगा। तो वो ये ज्यादा बड़ा हो गया तो बच्चों उसको क्या है, ज्यादा ऑपोजिंग फोर्स मिलेगा, तो वो उसकी मोबिलिटी उतनी घट जाएगी। तो हाइड्रेटेड रेडियस की वजह से Be2+ की सबसे कम होगी, ना कि सबसे ज्यादा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हमें बतानी है सोल्यूबिलिटी ऑर्डर। Li2CO3 की ज्यादा है Na2CO3 से, उसकी ज्यादा है K2CO3 से, ठीक है। हमें बताना है क्या बच्चों, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑर्डर। सोल्यूबिलिटी ऑर्डर मतलब भाई कौन जो है पानी में डाला कितनी जल्दी टूट जाएगा, तो जितनी जल्दी टूट जाएगा बच्चों क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही क्या होगी बच्चों, है ना, उतनी जल्दी वो घुल जा रहा है, तो उसकी क्या है बच्चों, उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही, मतलब वो उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब जो जितना ज्यादा आयोनिक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, इन सब में ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसमें होगा बच्चों, भाई लिथियम की अगर हम बात करें सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा होगा तो बच्चों फजान रूल जो है आपका, तो ये कार्बन के साथ मिलकर बच्चों उतना ही ज्यादा क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर इस वाले में होगा, क्योंकि कैटायन आपका छोटा है, चार्ज तो सब पे +1 है। अब जो जितना छोटा वो उतना ज्यादा क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, कैटायन जितना छोटा, एनायन सब में सेम है। तो सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें, पोटाशियम वाले में। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें, पोटाशियम वाले में। अगर आयनिक कैरेक्टर बच्चों सबसे ज्यादा, तो वो पानी में सबसे जल्दी टूट रहा होगा, क्योंकि वो आयनिक है, तो बच्चों उसका क्या होगा बच्चों, सोल्यूबिलिटी क्या है उसकी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, एज कंपेयर टू आपके इन दोनों के। तो ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी होगी बच्चों, आपके K2CO3 की। उसके बाद Na वाले की, क्योंकि सबसे छोटा ये, सबसे कम इसी की होगी। तो ये ऑर्डर मुझे सही लग रहा है, और क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी आप देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी, NH3 से ज्यादा बोल रखी है PH3 की, PH3 से ज्यादा बोल रखी है ASH3 की, थर्मल स्टेबिलिटी। अब यार आप क्या है, ग्रुप के लोग नीचे जा रहे हो, आपका साइज बढ़ रहा है, आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, हीट दोगे जल्दी टूटेगी, तो सीधी सी बात है। तो क्या होगी बच्चों, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, हीट दोगे जल्दी टूटेगी, तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी, हीट के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है किसकी, NH3 वाले की। तो ASH3 सबसे जल्दी टूटेगा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 70। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए बच्चों, ब्राउन रिंग टेस्ट पे है। अपने को पता है ब्राउन रिंग टेस्ट में जो नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस है ना, उसको देखने के लिए अपन करते हैं कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं। तो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, पूछा है कॉम्प्लेक्स के लिए कौन कौन सा गलत है। Fe H2O5 NO SO4, ठीक है। पहला बोला है इट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, सही बात है, ठीक है। अपन जैसे मान लीजिए आपका NaNO3 है, तो अपन FeSO4 मिलाते हैं, H2SO4 मिलाते हैं, आपको HNO3 मिलता है ना, तो फिर उसके बाद ऑक्सीडाइज होता है वो, तो वो सारी चीजें हैं, हम वो सारी बातें नहीं करने वाले हैं। तो अपन ने कहा ब्राउन रिंग टेस्ट बिल्कुल नाइट्रेट की प्रेजेंस के लिए क्या है बच्चों, ना नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए किया जाता है, सही बात है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +1, भाई बिल्कुल सही बात है। NO जो होता है बच्चों का, सल्फेट क्या है बच्चों -2, तो इस पूरे के ऊपर आया +2, और NO जो है बच्चों ये अपना नाइट्रोसोनियम आयन है, इस पे +1 होता है, इस पे +1 है, तो बच्चों Fe पे कितना हो जाएगा आपका +1, सही बात है। Fe अपना +1 में होता है, अपना नाइट्रोसोनियम भी बच्चों किसमें है, +1 में है। इट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और लास्ट ऑप्शन है चार्ज ऑन NO इज +1, NO में +1 चार्ज है, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली क्या हो रहा होता है आपका, Fe जो बच्चों +2 में होता है, ठीक है, और NO जो है बच्चों आपका उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। NO क्या है बच्चों, NO प्लस में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, और ये Fe क्या है बच्चों +1 में चला जाता है। इसी चार्ज ट्रांसफर की वजह से हमें इसमें क्या है बच्चों, ये कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप पता होगा, ठीक है। तो उसी की वजह से कलर देखने को मिलता है, तो NO +1 में होता है, Fe अपना ये भी +1 में होता है। तो एक ऑप्शन बचा, इट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए यार, ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है, अब आपका ये कैसा बन गया, ये कैसा है Ma5B, है ना, जो ये वाले लिगेंड है वाटर के वो 5 है, अपना NO का 1 है, तो ये M ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनाया, A B। कैसे अरेंज करोगे इसको, ये एक ही पॉसिबल है भाई, क्योंकि B को यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, फर्क नहीं पड़ रहा है।
आपके क्या है, आप देखोगे कभी भी तो आपके क्या है, ए के ट्रांस में एक वाला बी है, बाकी ए सारे कॉम्बिनेशन में यही होगा। तो इसका कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों ये शो नहीं कर सकता। हाँ कुछ ऐसा होता अगर Ma4B2 तब मैं बना सकता था कि भाई बी ट्रांस हो जाए या बी सिस हो जाए, लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो क्या है, ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों ये शो आपको ये शो नहीं कर सकता। 72 एक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम अमोनिया और क्लोराइड का, और जब सॉल्यूशन में क्या बच्चों आपको 4 आयन दे रहा है, 4 आयन दे रहा है। कितना आसान सवाल है यार। ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, Pt NH3 Cl4 हो गया, तो 4 क्लोराइड के तो यहीं से मिल जाएंगे, प्लस एक कॉम्प्लेक्स, यहां तो 5 मिल रहे हैं, गलत। दूसरा में केवल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, बाहर में क्या है, कोई लिगेंड वगैरह नहीं है, केवल एक कॉम्प्लेक्स है, तो आपको एक ही आयन मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका Pt NH3 इसमें बच्चों क्या है, हमें पता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो है बच्चों वो नहीं टूटते हैं, तो इसके अंदर जो है बच्चों वो बाहर नहीं आने वाले, सॉल्यूशन में केवल एक ही आयन आपको देगा, ये भी गलत है। हमें 4 आयन चाहिए भाई, NH3 5 Cl और Cl3, भाई 3 यहां से मिलेंगे, Cl माइनस 1 ये हो गया 4, तो यहां पे अपने को 4 मिलेंगे, यही ऑप्शन बच्चों क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 में बच्चों क्या है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसके बाद Cl2 है, 2 यहां से मिलेंगे, एक कोऑर्डिनेशन ये वाला हो गया, तो टोटल यहां से 3 मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, ये भी गलत है। तीसरा वाला सही था। अगला देखिए 73 क्या बोला गया है, आपके पास बच्चों ये है पीएच नहीं है बच्चों, CH3COCl है, आपके पास है CH3COCl, इसकी रिएक्शन हमने करवाई, एक तो एसिटिडाइन के साथ CH3COO माइनस Na प्लस कुछ B बना, एक हमने करवाई किसके साथ, फिनॉल के साथ, कुछ A बना। ए और B बताने कितना आसान है यार। देखो फिनॉल क्या है भाई अपना, ये रहा OH, इसके ऊपर बच्चों जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे, Cl निकल लेगा, तो O के साथ अपना ये ग्रुप बच्चों जुड़ जाएगा। एसिटाइलेशन अगर आपको याद हो, ठीक है, जब हमें इस ग्रुप का क्या है बच्चों, हमें जो प्लस एम वाली जो इसकी कैपेसिटी उसको जो हमें रिड्यूस करना होता है ना, मान लो अगर ज्यादा प्लस एम शो कर रहा है, हमें उसको रिड्यूस करना है, तो हम क्या ये लगा दीजिए आप, तो उसका क्या है बच्चों, इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है वो कम हो जाती है, तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, ये O इसी पे लग गया CO CH3, एक ये हो गया, इधर क्या होगा, ये माइनस वाला अटैक करेगा, ये Cl निकल लेगा, सेम चीज है, तो क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड अपने पास था, और क्या मिलेगा O CO CH3, इसने अटैक किया है ना, ये मिलेगा। तो B ये है, A में एस्टाइलेशन हुआ है, तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 4 वो यही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो क्या बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। देखो यार, पहला है परम्यूटेड, क्या बोला है, हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ, है ना, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2Al2SI2O8.XH2O, सही है। ठीक है, तो क्या है बच्चों आपका हाइड्रेटेड सिलिकेट है सोडियम और एल्यूमिनियम का, तो ये तो क्या बच्चों सही बात है ना। अगर आप दिखाना चाहिए कितना है, देखो भाई इस पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 3 प्लस 2 है, तो ये 6 हो गए, तो कितना हो गया 6 और 2 8, तो बेसिकली ये Si2O8 माइनस बच्चों क्या है 8 है। अगर आप इसको लिखो तो बेसिकली क्या है SiO4 माइनस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिलिकेट की क्या है बच्चों, हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड सोडियम। तो ये तो बच्चों क्या है सही है। परम्यूटेड अपना ये होता है, कहां पे यूज करते हैं बच्चों, इसको अपन क्या है बच्चों, आपके अपना जो वाटर अगर टेम्पररी हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट है, उस टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने के लिए बच्चों इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई हार्ड वाटर को इससे पास कराते हैं, जैसे आप पास कराओगे तो क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, जो कैल्शियम मैग्नीशियम वो इसके साथ आ जाएंगे और सोडियम वाले चले जाएंगे। सोडियम की वजह से हार्डनेस नहीं होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम चाहिए होता है, तो बच्चों आपकी क्या है वाटर की जो आप हार्डनेस है बच्चों वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो अपना वाटर यहाँ से क्या है, वाटर सॉफ्टनिंग यहाँ से होती है, तो वहां पे अपन यूज करते हैं। दूसरा, ये तो पहला था परम्यूटेड, दूसरा क्या है बच्चों काल्गन। ठीक है, क्या बोला गया है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, बिल्कुल ये भी सही बात है बच्चों, ये आपका होता है NaPO4PO36, ये होता है बेसिकली। अगर आप लिखना चाहो तो Na6P6O18। ठीक है, तो ये भी सही है भाई, है ना। क्या बोला गया है कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, तो ये वाला भी बच्चों सही है। इसको भी अपन क्या करते हैं बच्चों, है ना,
वाटर की जो हार्डनेस है अपनी है ना, परमानेंट हार्डनेस, उसको दूर करने के लिए बच्चों ये वाला भी अपन यूज करते हैं सेम आयन एक्सचेंज मेथड, कि भाई अपना Na जो है वो चला जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम इसके साथ लग जाएंगे, तो अपनी क्या है बच्चों वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो दूर हो जाएगी, तो ये भी अपन वहां पे यूज करते हैं, ये वाला भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या बोला है, BeH2 और MgH2 बोला गया है कोवेलेंट पॉलीमरिक हाइड्राइड है। बिल्कुल बच्चों, कैसे बनते हैं भाई, Be, ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, ये आपका H जो आपने भाई जैसे B2H6 होता है ना बच्चों, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, उसी टाइप का कुछ है ये, और आपका H फिर आपका B बच्चों, फिर यहाँ पे सेम नाटक चलेगा, ठीक है बच्चों, H नहीं बच्चों, यहाँ पे B ही आएगा, B फिर अगेन सेम चीज। तो बिल्कुल बच्चों ये क्या है, आपके पॉलीमरिक कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, है ना, सेम अपना मैग्नीशियम वाला है, तो ये क्या बच्चों आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, क्या बोला गया, हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ के लिए क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। नहीं बच्चों, हाइड्रोलिथ आपका होता है CaH2, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, एक आयनिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपका कौन सा होता है बच्चों, जो ग्रुप 13 के होते हैं। अगर आपका मान लीजिए जैसे BH3 है, ठीक है, ये अपना B2H6 बनाता है, तो ये जो डाइब्रोइन वाला है, जो ये BH3 है ना, AlH3 है, ये सारे बच्चों क्या है आपके, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स हैं, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपको बच्चों क्या है, गलत है, और यही अपना क्या है बच्चों करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें गलत ही निकालना था। तो ये तो रटने वाला था यार ना, इसमें कोई बहुत वो नहीं था। 75 पढ़िए, एक रिएक्शन दी गई आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम से है, PCl5, ये बच्चों जा रहा है इक्विलिब्रियम में है PCl3 और Cl2 के साथ, सब कुछ गैसियस है। क्या बोला गया है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और क्या बोला गया है कि भाई 1 atm पे जो अल्फा है वो 2% है, तो अल्फा है वो 4% किस प्रेशर पे होगा, बस ये पूछा है। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, इसका आप Kp लिख लीजिए भाई, क्योंकि K जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं हम, ये आपका टेंपरेचर पे डिपेंड करता है बच्चों, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो क्या ये कांस्टेंट रहना चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, मतलब अगर मेरा प्रेशर बदलेगा तो अल्फा बदलेगा, बस Kp पर निकाल लीजिए। Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस क्या होगा बच्चों आपका, आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर इनिशियली इसके A मोल्स थे, फिर बच्चों इसके A है ना, A into 1 minus अल्फा गए, तो ये A अल्फा बनेगा, ये भी A अल्फा बनेगा, ठीक है, टोटल प्रेशर P था, टोटल प्रेशर P था, तो Kp क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस कैसे हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस क्या होगा, A अल्फा डिवाइडेड बाय, इन तीनों का सम करोगे तो वो आएगा बच्चों टोटल मोल्स A into 1 plus अल्फा डिवाइडेड बाय A into 1 plus अल्फा। दूसरा भी सेम ही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये है A into 1 minus अल्फा डिवाइडेड बाय A into 1 plus अल्फा। यहां से बच्चों आपका आ जाएगा A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय A into 1 plus अल्फा into 1 minus अल्फा into A। बच्चों ये आएगा, A यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया बच्चों आपका क्या है ना, इनटू, ये तो आपका मोल फ्रैक्शन हुआ, इनटू टोटल प्रेशर भी आएगा बच्चों, तो कैपिटल P, तो इनटू P भी रहेगा, ठीक है, इनटू P। ये आपका आ गया बच्चों क्या, Kp, तो Kp मेरा क्या आया, अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब Kp निकाल सकते हैं हम किस कंडीशन से, इस कंडीशन से कि Kp हो जाएगा मेरा भाई ये था 2%, ठीक है, तो क्या 2% क्या बच्चों 1 के कंपैरिजन बहुत छोटा है, तो इसको अपन क्या है इग्नोर मार देंगे, है ना, 2% का भी स्क्वायर हो रहा है, हटाओ इसको, तो बचा ये, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना 2% मतलब भाई 2/100 उसका स्क्वायर इनटू P, ये हो गया Kp, और Kp सेम रहेगा जब क्या है अल्फा 4% होगा, तो अल्फा स्क्वायर इनटू P, अल्फा 4% कर दिया उसका स्क्वायर इनटू प्रेशर कुछ इस बार है ना Px हो जाएगा। पहले प्रेशर कितना था बच्चों अपना 1 एटमॉस्फेयर, निकाल लीजिए यार, बस यही तो निकालना था बच्चों, तो हमें यहाँ से Px की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, ये तो निकल जाएगा यहाँ से बच्चों, तो कितना आ गया Px आपका 4/16 and that is equal to 1/4 एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, 1/4 एटमॉस्फेयर आपका कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में बच्चों। काफी आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या पूछा गया है, पूछ रहे हैं भाई among the following chemical reactions the one representing the homogeneous catalysis। बच्चों homogeneous catalysis क्या होता है, जिसमें आपका कैटलिस्ट और आपका रिएक्शन मीडियम बेसिकली आपके रिएक्टेंट्स सेम फेज में हो, सेम फेज में हो या तो मतलब वो गैसियस फेज में हो या वो सारे लिक्विड फेज में हो। अब देखिए पहले रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 और उसमें आयरन है
और क्या है बच्चों 2NH3। तो N2H2 गैसियस फेज में है, आयरन सॉलिड फेज में है, तो ये बच्चों हेटेरोजेनियस है, होमोजेनियस नहीं है। ऑप्शन 2 SO2 प्लस ऑक्सीजन है ना, उसमें क्या है बच्चों आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है एज एन कैटलिस्ट, और आपका SO3 प्लस NO बन रहा है। सारे रिएक्टेंट्स क्या है बच्चों आपके गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट गैसियस फेज में है, और आपका जो कैटलिस्ट है बच्चों NO वो भी एक गैसियस फेज में है। तो सब कुछ गैसियस है बच्चों, ये आपका होमोजेनियस कैटालिसिस ही है कि भाई आपका जो कैटलिस्ट है वो सेम है ना, उसका फेज सेम है जो आपका रिएक्शन मीडियम का है, सब कुछ गैसियस है। तो बच्चों ये क्या है आपका होमोजेनियस है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में क्या है, आपके रिएक्टेंट्स तो गैसेस हैं, लेकिन आपका जो कैटलिस्ट है बच्चों वो सॉलिड फेज में है, एक में निकल है, एक में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है। तो बच्चों दोनों ही क्या है आपके सॉलिड फेज में है, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होमोजेनियस है, जिसमें सब कुछ क्या है गैसियस है। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान था, कुछ इसमें था नहीं। 77 देखिए बच्चों, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ इथीन। 77, ये बच्चों 76 था। ठीक है, चलो यार, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई इथीन है आपके पास, इथीन है मतलब बच्चों C2H4, इसका क्या है अपन कंबशन कर रहे हैं, क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। अपना ये बताना है भाई कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितने के लिए 560 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट दे दिया 28, मतलब इसके कितने बच्चों आपके पास 20 मोल है। ठीक है, 28 ग्राम पर मोल दिया है, 20 मोल है अपने इसके पास, 20 मोल है। अपने को बताना O2 पे क्या है, कितनी कितनी kg O2 रिक्वायर्ड होगी। पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए बच्चों, तो 2CO2 यहां पे हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के अपने पास 4 हैं, तो 2H2 कर दीजिए, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहां से 4, यहां से 6, तो 3O2 हो गए। 1 मोल के लिए 3 मोल, 20 मोल के लिए 60 मोल। अगर 60 मोल चाहिए तो 60 मोल इनटू इसका बच्चों 32 हो गया, है ना, अपना मोलिकुलर वेट 32 हो गया बच्चों। ये कितना आएगा आपका भाई 6 3 18 19 और ये 12, 1920 ग्राम। 1920 ग्राम मतलब बच्चों आपका 1.92 kg। ठीक है, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में। काफी आसान सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चों आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि भाई मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा किसका, आपका CH3 है, इधर C, इधर भी CH3 है बच्चों, C डबल बॉन्ड CH2, और इसमें करवा रहे हैं बच्चों किसका एडिशन HBr का। ठीक है भाई, क्या होगा अपने को पता है भाई HBr एडिशन बच्चों क्या है अपना मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग करोगे तो भाई कहां पे आना चाहिए आपका प्लस, भाई प्लस में आना चाहिए यहां, क्योंकि ये बच्चों कितना बन रहा है 2 डिग्री। और बच्चों इस पर रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होगा बच्चों तो क्या बनेगा, है ना भाई, शॉर्टकट लगा रहे हैं सीधा, ना ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहे। हमने कहा कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे आपका H है ना, और मिथाइल से पहले अपनी हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, अपना H वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो अपना क्या बनेगा बच्चों, H यहाँ चला जाएगा, तो अपना C यहाँ पे आ गया प्लस, है ना बच्चों, और यहाँ पे H चला गया है, यहाँ पे अपना, यहाँ पे आपका प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपका बच्चों H जुड़ गया होगा, ये CH3 प्लस आपका यहाँ पे आया, तो Br माइनस यहाँ अटैक कर देगा ना, थोड़ा तमीज से करते हैं, ये Br माइनस है बच्चों, Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 डिग्री पे चला गया है BrCCH3। काफी आसान था बच्चों, कार्बोकेटायन बनाओ, रीअरेंज कराओ, वहां पे क्या Br माइनस लगा दो, बस ये बनेगा बच्चों। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 79, स्टीरियो आइसोमरिज्म से बच्चों क्या पूछा गया है, IUPAC से नहीं पूछी है यार, काफी आसान है बच्चों। ये OH है, हाइड्रोजन पीछे की साइड है, CH3, ये बच्चों ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये रहा, ठीक है, वेज पोजीशन पे, और आपका क्लोरीन बच्चों पीछे की साइड डैश पोजीशन पे। आपने को इसकी IUPAC नेमिंग करनी है, पहले पता करेगा पेरेंट चीन ना, नंबरिंग कहां से शुरू होगी बच्चों, नंबरिंग कहां शुरू होगी, अपना एल्कोहल है यहाँ पे, वहां पे क्या है बच्चों, तो अपना ये फंक्शन ग्रुप आ जाएगा, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगी, और RS बताना है बच्चों, तो इस पे क्या है बच्चों, R या S पता करेंगे, कैसे पता करेंगे भाई, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है पहले प्रायोरिटी दो, इस कार्बन पे प्रायोरिटी दोगे बच्चों, ऑक्सीजन वाले को 1 मिलेगी, फिर हाइड्रोजन इसको तो 4 ही मिलनी है, इधर देखिए CH3 है, इधर क्या है कार्बन है उसके साथ क्लोरीन लगा है, इधर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं, तो बच्चों 2 मिलेगी इसको, 3 मिलेगी इसको, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी पीछे में है, बिल्कुल R होगा। ये तो हो गया R। इस वाले की बात करें, इस वाले कार्बन की, इस वाले पे क्या कहेंगे हम कि भाई इस बार जो लोएस्ट प्रायोरिटी है हाइड्रोजन, वो पीछे नहीं है बच्चों, आगे की तरफ है,
वो कहां पे बच्चों, आगे की तरफ है। पहली प्रायोरिटी क्लोरीन को मिलेगी, दूसरी प्रायोरिटी बच्चों इधर CH3 है, इधर C पे O लगा हुआ है, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो ये क्या हुआ बच्चों 1 2 3, ये भी क्लॉकवाइज घूम गया, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी बच्चों क्या है ना, अपनी तरफ है, अपने से पीछे की तरफ नहीं है, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर नहीं है बच्चों। तो उसमें क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज घूमा, देखो यार क्लॉकवाइज घूमे और लोएस्ट प्रायोरिटी पीछे हो तो बच्चों R होता है, अगर आगे हो तो S होता है, सिंपल। तो क्या हो गया 2R 3S और क्या है ना आपका ब्यूटेन 2-ol। ये देखिए भाई कहां पे है, क्लोरो भूल गए हैं तो 3 पे क्लोरो भी है, तो 2R 3S, 3 पे बच्चों क्लोरो, ठीक है, और आपका 2 ब्यूटेनॉल लिख लीजिए, ब्यूटेन 2-ol लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ब्यूटेनॉल। ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। काफी आसान था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अच्छा क्या बोल रहे हैं यार कि भाई एक कंसंट्रेशन A0 था, उस पे आपकी हाफ लाइफ जो थी बच्चों वो 100 मिनट्स थी, और कह रहे हैं जब कंसंट्रेशन मैंने डबल किया तो मेरी जो हाफ लाइफ आई वो मेरी बच्चों क्या हो गई 25 मिनट हो गई, 1/4 हो गई मेरी हाफ लाइफ। तो मुझे बताना है भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था। काफी आसान बच्चों, कैसे करेंगे, अपने को पता है बच्चों जो अपना T हाफ आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, 1 कंसंट्रेशन टू द पावर बच्चों n-1। इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो, या तो आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है, आपको क्लास में करवाया गया है तो डायरेक्ट करते हैं। अगर आपका n बच्चों क्या रहा, अगर आपका 0 रहा तो a की पावर माइनस का मतलब a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सही बात है। अगर 0 रहा तो T हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों, अगर n की वैल्यू 1 रही तो T हाफ इंडिपेंडेंट आएगी कंसंट्रेशन से, क्योंकि T हाफ आपकी क्या थी बच्चों ln2/k, सही है। अगर आपकी क्या रही, तो हमने बात की कि अगर आपकी n की वैल्यू 0 रही, 1 रही, 2 रही, 3 रही, 0 रही तो क्या आएगा बच्चों आपका T हाफ वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। इसमें क्या होगा 1 वाली में a पे क्या बच्चों डिपेंडेंसी नहीं आएगी, कांस्टेंट रहता है अपना ln2/k। 2 रहा तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ a। यार सीधी सी बात है, मुझे 1/4 करना है, T हाफ क्या करना है बच्चों, मुझे इनिशियल वाली का 1/4 करना है। 1/4 कब होगा, वो भी कंसंट्रेशन डबल करने पे, मतलब T हाफ की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, उसके इनवर्स होनी चाहिए स्क्वायर के। मतलब कैसी आनी चाहिए, अगर मेरा T हाफ ये आ जाए ना, ये, तो जब आप इसको डबल करोगे 2a को तो 2 का स्क्वायर 4, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, और वो इनवर्स में आ रहा है तब वो 1/4 हो जाएगा, तब 25 आ जाएगा 100 से। मतलब मुझे क्या चाहिए 1/a² आना चाहिए। तो बच्चों 3 पे करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगी 1/a टू द पावर n-1, 3 - 1 2, ये आ गई भाई मेरी किससे प्रोपोर्शनलिटी आ रही है ना 1/a²। तो हमने बात की बच्चों की कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, T हाफ 1/4 होना चाहिए, मतलब T हाफ की डिपेंडेंसी कंसंट्रेशन के क्या है बच्चों स्क्वायर के इनवर्स होनी चाहिए भाई, तभी तो 2a करोगे तो 4 बनेगा, बस तो हो गया। तो इसको जब आप डबल करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा है ना, स्टार्टिंग वाले के 1/4 हो जाएगी बच्चों, आपका 100/4 करोगे 25 आएगा। तो सही है, मेरा क्या होना चाहिए बच्चों, मतलब आपकी है ना 3 डिग्री वाली, मतलब कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए बच्चों 3 होना चाहिए, है ना। तो ये अपना हो गया। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 देखिए क्या बोला गया है कि भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यार ये तो मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, एक पाई ये रहा, 2 पाई सब में है, तो 2 4 8 + 1 9 पाई बॉन्ड हो गए, हर पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलो 82, Which of the following species is not a pseudohalide? Pseudohalide क्या होती है बच्चों कि हैलाइड नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो है बच्चों हैलाइड से क्या है मैच खाती हैं। मैच खाती है मतलब क्या है बच्चों, ये कौन कौन सी अपनी साइनोजन, जैसे मान लो ना CN2, आपकी बच्चों एजाइड जो होती है ना, आपकी क्या है बच्चों साइनोजन गैस होगी, एजाइड होगी, आपका साइनेट, थायोसाइनेट, है ना बच्चों, ये सारे क्या है बच्चों आपके, ये सारे आपके सूडोहैलाइड्स ही हैं, है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए था। तो कौन सा नहीं है बच्चों, यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में देखो, आपको साइनाइड दिया गया है, एक ऑप्शन में साइनाइड दिया गया है, तो ये आपका जो है बच्चों कौन सा N3- B है अजाइड। एक ये जो सेकंड ऑप्शन है ना RCOO-, ये अपना कार्बोक्सिलिक का एनायन जो है बच्चों, ये अपना सूडोहैलाइड नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 में आपसे पूछा गया है भाई ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पोलिंग प्रोसेस इज यूज्ड, भाई कौन से मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए अपन पोलिंग बच्चों यूज करते हैं। तो पहले ये समझते हैं पोलिंग होती क्या है, ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं, जहां पे आपकी मतलब डिफाइनिंग के टाइम यूज करते हैं मेटल, जब डिफाइनिंग करते हैं तो जब आपकी क्या है मेटल की ऑक्साइड ही क्या है बच्चों उसमें इंप्योरिटी हो तो अपन यूज करते हैं, क्या करते हैं अपन, क्या है
अब एक क्या है, ताजा हरा जो है बच्चों एक है ना लकड़ी का डंडा लेके आते हो और उसको क्या है उस ऑक्साइड के साथ बच्चों ना भाई हीट हो रहा होता है वो, और उसको क्या बच्चों उसमें ऐसे ऐसे मिलाते हो, ठीक है, ऐसे घुमाते हो उस डंडे को, तो क्या है आपका मेटल ऑक्साइड जो है बच्चों रिड्यूस होकर मेटल दे देता है। ठीक है, अब क्या है लकड़ी का डंडा लाने का मतलब बच्चों क्या वहां पे कार्बन रिड्यूस कर रहा होगा, ऐसे समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या है कार्बन वहां पे अपन यूज कर, जैसे आपके अपन क्या है लिंगम डायग्राम में भी हम जो है मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए बच्चों कार्बन का यूज करते हैं ना। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड में जाएगा मान लो, तो आपको बच्चों क्या है ना वो रिड्यूस होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा कार्बन, और बच्चों किसको रिड्यूस करेगा, कार्बन उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। सिमिलर प्रोसेस है। अब भाई एक बात की भाई ये हरा डंडा ही क्यों लेके आए, मतलब ग्रीन क्यों है ना, मतलब कि ताजा क्यों लेके आए, गीला सूखी डंडी क्यों यूज कर रहे हैं, सूखी बच्चों जल जाएगी, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही होगी आपकी सूखी लकड़ी जो है जल जाएगी, कोई फायदा नहीं है। और हमें तो रिड्यूस कराना है, तो क्या करते हैं बच्चों, भाई ये आपका जिसमें रिएक्शन हो रही है मान लीजिए ये है, ठीक है, ये बच्चों ज्यादा इसकी वोल्ट्स जो है बच्चों ज्यादा टेम्परेचर सस्टेन कर सकती हैं। ठीक है, तो ना इसकी वोल्ट्स जो बच्चों अच्छा खासा टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है। इसके अंदर क्या है बच्चों, अंदर इसके क्या है बच्चों, कॉपर का ऑक्साइड है मान लीजिए ना, क्योंकि कॉपर के उसके लिए अपन एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। अपन एक डंडा लेके आए, ठीक है, और डंडा लेके आए अपन है ना, ताजा हरा डंडा बढ़िया, और अपन क्या करते हैं, अब क्या होगा बच्चों, जब ये इसमें रिएक्शन होगी तो क्या है यहाँ से अपनी क्या है CH4 निकलता है बच्चों, यहाँ से है ना CH4 क्या है निकलेंगे अपने, ठीक है ना, ये हाइड्राइड ऑफ कार्बन, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो बेसिकली आपका जो Cu2 वो है वो बच्चों CH4 के साथ रिएक्ट करके आपको कॉपर दे देगा प्लस CO या CO2 है ना, और बच्चों आपका H2O है ना। ये डिपेंड करेगा भाई आपकी ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वगैरह डिपेंड करेगा। तो आपकी क्या बच्चों CO CO2, तो बेसिकली क्या बच्चों ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया है, इसको इसने रिड्यूस कर दिया है, और हमें क्या बच्चों यहाँ से अपना मेटल मिल जाता है मेटल ऑक्साइड से। तो यही बच्चों अपनी पॉलिंग प्रोसेस है, रिफाइनिंग में यूज करते हैं। यहाँ से जिस ग्रेड का कॉपर मिलेगा बच्चों बेकार ग्रेड होती है, पुराना मेथड है, पहले यूज करते थे, अभी उतना बच्चों इसको यूज नहीं करते, नई प्रोसेसेस आ चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अपन क्या है टिन के ऑक्साइड के लिए भी यूज करते हैं, जो अपना कैसेटराइट है, ठीक है, तो टिन का ऑक्साइड जो बच्चों कैसेटराइट, उसके लिए भी अपन क्या बच्चों इसको यूज करते हैं, जो आपका SnO2 है उसके लिए भी करते हैं। ठीक है, और एक आपका हो गया बच्चों क्या Cu2O, तो आपका कॉपर का ऑक्साइड या फिर ये टिन, तो कॉपर टिन के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं जनरली कॉपर के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 84, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में। आगे क्या पूछा गया है कि भाई आपको ये दे दिया Fe3+ से Fe2+ में जाएगा तो उसका इनोट इतना है, Al 3 से 0 में जाएगा उसका नेगेटिव आ रहा है, और ब्रोमीन जो 0 से माइनस में जाएगा उसका पॉजिटिव है। पूछा गया है रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए, कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। हाँ, तो सबसे अच्छा रिड्यूस कौन कर सकता है, पर रिड्यूस कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज कौन होना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए ये Al+3 है, वो रिड्यूस नहीं होना चाह रहा है। तो बेसिकली एल्यूमिनियम जो है वो Al+3 में अगर जाएगा, अगर हम इसके उल्टी रिएक्शन की बात करें तो उसका इनोट क्या आ रहा है बच्चों, +1.66। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा, जो जिसका इनोट सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा चाह रहा है कि मैं खुद ऑक्सीडाइज हूं। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन होना चाह रहा है, क्या Fe2+ Fe3+ में जाना चाह रहा है, क्या नहीं, उसका नेगेटिव आ रहा है। क्या Br- Br2 में जाना चाह रहा है, क्या नहीं, वो भी नेगेटिव है। पॉजिटिव किसका है, Al का है, तो सबसे अच्छा कौन होगा बच्चों, Al, क्योंकि Al खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, दूसरों को रिड्यूस करेगा। Al से ज्यादा किसका है, फिर अगर आप Br- की बात करो उसका माइनस कितना आएगा बच्चों, है ना, इसकी उल्टी रिएक्शन की बात करेंगे, माइनस ये आएगा 1.09, इसका -0.77। ठीक है बच्चों, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है बच्चों, आपका ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो Fe2+ फिर भी चाहता है कि मैं Fe3+ में जाऊं, ये बिल्कुल नहीं चाहता है ना, ये बहुत छोटा हो गया, तो वो फिर भी चाह रहा है। तो इसके बाद किसकी हो जाएगी बच्चों, Fe2+ की हो जाएगी, और सबसे कम होगी बच्चों Br- की, क्योंकि Br- तो ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाह रहा। Br- चाहता है मैं रिड्यूस हूं, उसका इनोट देखो रिड्यूस होने वाला, वो खुद इलेक्ट्रॉन चाहता है +1.09, इसका रिड्यूस होने वाला देखो +0.77, मतलब ये फिर भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है इसकी कंपैरिजन में। सबसे अच्छा रिड्यूस कौन करेगा, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की इच्छा जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो Al Fe2+ Br-। 85 देखिए यार, तो ये किसे मिलेगा बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 में क्या आपको दिया गया है भाई कि Fe+O2 मिलकर Fe2O3 बना रहा है। ठीक है, उस रिएक्शन के लिए डेल्टा S दिया हुआ है, डेल्टा H0 दिया हुआ है, हमें बताना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो हमें बेसिकली डेल्टा G निकालना है। अगर अपना डेल्टा G <0 आया मतलब बच्चों क्या है स्पॉन्टेनियस है, > 0 आया मतलब बच्चों क्या है ये
नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी क्या होता है भाई, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच दिया हुआ है बच्चों कितना 1648 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 298 बच्चों टेम्परेचर दिया हुआ है, और एस तो आपको दिया ही हुआ है कितना -549.4। ठीक है, ये बच्चों आप निकालोगे तो कितना आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो आपके पास आएगा -4184.27 किलोजूल पर मोल। तो बच्चों नेगेटिव में आ रहा है डेल्टा जी। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब बच्चों क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनियस क्या है बच्चों, होगी है ना, इक्विलिब्रियम पे भी नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, तो कौन सा जाएगा बच्चों, आप ऑप्शन नंबर 1 की प्रेडिक्ट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस है। 86 में देखिए बच्चों कि आपके पास टोल्यूइन है। ठीक है, अपन ने क्या किया, क्रोमाइल क्लोराइड अपने पास बेसिकली CrO2Cl2 है, CH2SU+। बच्चों ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, एटार्ड रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पहले आपका जो ये CrO2Cl2 बच्चों वो इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो आपका क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस C पे एक H OCr Cl2OH ट्वाइस बच्चों। ठीक है, आपका ये बन जाता है, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करने जाओगे बच्चों तो ये निकल के क्या बच्चों OH लग जाएगा। OH लगेगा, एक वाटर निकालिए, तो बेसिकली डबल बॉन्ड OH, तो बेंजल्डिहाइड बनाने के काम में आता है। एटार्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, काफी आसान था, ये तो सीधी टेक्स्ट बुक है अपनी है ना, बुक्स में दी हुई होती है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला गया है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब उनमें नंबर इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है, सेम है। अपने को बताना है कि भाई आपका Z इफेक्टिव। ठीक है, एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव चार्ज के बच्चों कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, क्या दोनों करेक्ट हैं, क्या एक सही है इनमें से, या कोई भी सही नहीं है। देखिए बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होंगी, जैसे मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन था। ठीक है, फ्लोरीन था, मान लेते हैं सोडियम था, मैग्नीशियम था बच्चों। ठीक है, और ऑक्सीजन था। अगर आप इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, भाई इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, अभी इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है। अगर मुझे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस पे 2 प्लस लगाओ, इस पे प्लस लगाओ, इस पे माइनस लगाओ, इस पे 2 माइनस लगाओ, सब में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, अभी 10। लेकिन क्या इनका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, क्या नहीं, मतलब इसमें प्रोटॉन अभी भी, ये तो इलेक्ट्रॉन पहले थे, इलेक्ट्रॉन बिफोर, आफ्टर क्या आ गए हैं सब में 10। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें, इसमें अब भी 8 है, इसमें अब भी 9 है, इसमें अब भी 11 है, इसमें अब भी 12 है। हमें बताना है कि यार Z इफेक्टिव क्या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव इसका है। ये इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, कितने हैं 10 हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है, तो इसके पास 12 है भाई इनमें फोर्स लगाने के लिए। तो सीधी सी बात है Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, जितने ज्यादा आपके पास क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो ये ऐसे समझिए कि भाई इसमें 12 थे, उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए अपन ने प्लस चार्ज दिया, तो प्लस चार्ज अगर लग रहा है मतलब उसका प्रोटॉन का नंबर ज्यादा रहा होगा, तभी हमने प्लस चार्ज लगाया, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज लगाया, इलेक्ट्रॉन कम किए, अपन ने उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक बनाया, तो प्लस चार्ज के बच्चे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली, क्योंकि भाई नेगेटिव लगाया मतलब उसमें क्या इलेक्ट्रॉन कम रहे होंगे, अपन ने नेगेटिव लगा के उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक बनाया, 8 से 10 लेके आए, और जितने इलेक्ट्रॉन इनिशियली थे उतने ही प्रोटॉन रहे होंगे, तो प्रोटॉन उसमें कम है, तो Z इफेक्टिव क्या है बच्चों, इसमें क्या है, अब जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मतलब उतने कम इलेक्ट्रॉन थे, आपने माइनस लगा के उसमें क्या है बच्चों उतने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या उतनी ही कम थी। तो जितना ज्यादा माइनस होगा मतलब क्या होगा बच्चों कि उसका Z इफेक्टिव क्या होगा, उतना कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन उतने ही कम होंगे। तो ये वाला ऑप्शन बी सही है, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 88 क्या पूछा गया है कि भाई है ना, गैसेस स्टेट क्वेश्चन है बच्चों, आसान सा है कि एट हाई प्रेशर ऑल रियल गैसेस, भाई पूछा है कि प्रेशर हाई है ना, तो मान लीजिए ये आपकी क्या है बच्चों Z इक्वल टू 1 की लाइन है, ये आपका प्रेशर है, तो अपने को पता है यार अपना इस तरह का कुछ ट्रेंड आता है बच्चों। ठीक है, कुछ गैसेस को छोड़ के जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट 0 है, जैसे आपके हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए, ये सब। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आपका हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 होगा, और मॉडरेट प्रेशर पे, जिसको ये बेसिकली लो प्रेशर जोन ही बोलना चाह रहा है कि हाई पे Z ग्रेटर देन 1, लो पे लेस देन 1,
है ना, लेकिन बोल रहा है कि जो लो वाली कंडीशन है ना, लो प्रेशर वाली, वो मोस्ट गैसेस के लिए सही है, क्योंकि जो कुछ हाइड्रोजन हीलियम वाली गैसेस हैं उनके लिए तो लो प्रेशर जोन में भी बच्चों Z ग्रेटर देन 1 है। तो बिल्कुल भाई लो प्रेशर जोन में मोस्ट गैसेस के लिए Z आपका लेस देन 1 है। और अगर आपका प्रेशर बच्चों हाई प्रेशर जोन की हम बात करें, हाई प्रेशर जोन में क्या बच्चों आपका Z ग्रेटर देन 1 है। आप इसको फॉर्मूले से भी लिख सकते थे कि P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NB इक्वल्स NRT। तो हम कह सकते हैं यार आपका प्रेशर हाई रहा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट करोगे बच्चों तो Z आपका जो आता है वो आता है बच्चों 1 प्लस PV/RT। अगर हम एक मोल के लिए लिखना चाहें तो आपका Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, तो सही है। हाई पे ग्रेटर देन 1, मॉडरेट पे लेस देन 1 फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस। तो ऑप्शन 1 ठीक है। वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A इज मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ गैस। सही बात है, A अपना अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर प्रेशर। बिल्कुल सही बात है बच्चों, A आपका जो है टेंपरेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वैसे भी देखो यार अपन ये निकालते तो हैं, A अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आपका TC जो होता है क्रिटिकल टेंपरेचर वो होता है ना अपना A/27V², ठीक है। तो वो TC आपका फिक्स है किसी भी उसका, है ना, क्रिटिकल टेंपरेचर। तो आपका A जो है बच्चों क्या है अपना टेंपरेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये अपना क्या है बच्चों उस गैस की प्रॉपर्टी है, तो इनको अपन इंडिपेंडेंट मानते हैं, B भी सही है। तीसरा, ग्रेटर द क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ द गैस मोर इजीली इट विल बी लिक्विफाइड। यहां से देख लो यार, क्रिटिकल टेंपरेचर ज्यादा है मतलब A ज्यादा है, A ज्यादा है मतलब इजीली लिक्विफाई होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर ज्यादा आ रहा है मतलब वो टेंपरेचर जिसके बियॉन्ड उसे मैं लिक्विफाई करके लिक्विड नहीं बना सकता, जिसको उसको मैं लिक्विफाई नहीं कर सकता, वो टेंपरेचर ज्यादा है। भाई क्रिटिकल टेंपरेचर ज्यादा मतलब उस गैस का वो टेंपरेचर ज्यादा है जिसके बियॉन्ड उसे लिक्विफाई ना किया जा सके। मतलब मैं एक ज्यादा रेंज ऑफ टेंपरेचर तक मैं, है ना, वो टेंपरेचर ज्यादा है मतलब मैं काफी ज्यादा टेंपरेचर तक भी उसको लिक्विफाई कर पा रहा हूं। तो मतलब क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि उसकी जो बच्चों A है अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उस गैस में वो ज्यादा हैं, तो इसलिए क्या है बच्चों वो इजीली लिक्विफाई हो जा रही है। टेंपरेचर आपने बढ़ाया तब भी लिक्विफाई हो जा रही है, टेंपरेचर और बढ़ाया तब भी लिक्विफाई हो जा रही है। तो मतलब उसमें A ज्यादा है भाई, है ना, तो उसका जो TC है वो ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, वो बार बार लिक्विफाई हो जा रही है प्रेशर बढ़ाने पे। तो ये भी ऑप्शन भी बच्चों आपका सही है। There is no force of attraction between molecules of ideal gas। अब मान के चलते ही हैं कि भाई आइडियल है मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों नहीं है, मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो सारे सही हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 A B C D ऑल आर करेक्ट। 89 देखिए यार, 89 में क्या बच्चों, 89 में बोला गया है कि आपके पास है बच्चों ये बेंजीन, इसके ऊपर लगाया गया है C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, SnCl2 और HCl, और दूसरे में बच्चों हमने क्या कर दिया है ना वाटर से करवाइए। क्या बनेगा देखिए, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अपन ने रिडक्शन में बात किया था स्टीफन्स रिडक्शन, अगर आपको याद हो बच्चों, SnCl2 HCl क्या करता है बच्चों, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके क्या करेगा ऐसे समझिए, जो Sn है बच्चों आपका +2 में है, ठीक है। आप +2 में है तो क्या कर सकता है ये, अगर मान लीजिए ये SnHCl होता, अगर बच्चों SnHCl होता तो यहाँ पे CH2NH2 बनता, लेकिन SnCl2HCl है ना, SnCl2HCl बच्चों तो क्या होगा, अब ये Sn क्या है, ये Sn+4 में जाएगा, ठीक है, और आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों H+ के साथ रिएक्ट करके आपको H2 देंगे, समझ रहे हो ना भाई। Sn जो है +2 में है वो +4 में गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अगर वो 0 में रहता वो +4 में जाता, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस 2H+ मिलके आपको H2 का 1 मिला। वो H2 का 1, अब यहां पे आ जाइए, वो H2 का 1, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, एक H दोनों के पास लग गया। अब जब हाइड्रोलिसिस करोगे बच्चों ये टूटेगा, OH OH इधर लगेगा, HH नाइट्रोजन के साथ जाएगा तो NH3 मिलेगा, प्लस इसके ऊपर 2 OH OH रहेंगे, एक वाटर निकालेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो आपको तो एल्डिहाइड मिल गया। और बिल्कुल स्टीफन्स रिडक्शन नाइट्राइल से एल्डिहाइड के लिए ही काम में आता है। अगर ध्यान दो बच्चों, अगर SnHCl रहता, अगर टिन 0 में रहता तो बच्चों यहाँ पे CH2NH2 मिलता, प्राइमरी अमीन मिलता, लेकिन क्योंकि SnCl2HCl इसलिए आपको मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, है ना, आपको, है ना, बेंजल्डिहाइड मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों इस केमिस्ट्री का 90, क्या बोला गया है भाई, इसको कौन रिड्यूस कर सकता है, C डबल बॉन्ड C CHO सिनेमल्डिहाइड है, इसको कौन रिड्यूस कर सकता है, किसमें, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करवाना है अपने को केवल डबल बॉन्ड ऐसे रखना है और जो एल्डिहाइड है उसको CH2H में ले जाना है।
अगर आपने बच्चों LiOH4 यूज किया, हम पढ़ चुके हैं, अगर आपका डबल बॉन्ड ऐसी जगह हो कि वो एरोमेटिक के साथ भी है और उधर कार्बोनिल है, तो बच्चों वो आपका डबल बॉन्ड क्या बच्चों रिड्यूस होता है। आपको याद रखना है, सिनेमिक एसिड हो, सिनेमल्डिहाइड हो, आपका वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। आप H2 निकल यूज करोगे जो ऑप्शन सी में दिया है, वो भी रिड्यूस कर देगा। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है बच्चों वो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन जो एल्डिहाइड है उसको रिड्यूस कर देता है। तो एल्डिहाइड को 1D कैलकुलस में ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा और मुझे वही चाहिए, तो NaBH4 देखिए आप ऑप्शन नंबर 2 में बच्चों आपको दिया गया है। और इसी के साथ अपना FST का डिस्कशन भी समाप्त होता है बच्चों, है ना। थोड़ा लेंथी हो गया है क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चंस थे, और अगर इस FST में आपके नंबर कम आए हैं तो निराश नहीं होना है ना। पेपर लेवल बशर्ते अच्छा था, जो आपके प्रीवियस है ना 2-3 FST रह चुके हैं उनसे काफी अच्छा है। तो अगर कम आए बच्चों तो आपको इससे सीखना है, क्योंकि देखो यार जब पेपर अच्छा आता है ना तो एक फायदा होता है क्या कि आपको और कुछ सीखने को मिलता है। तो इसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बच्चों अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।